अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा एक कंबाइंड सेशन है जिसमें हमारे तमाम बैचेस के सब स्टूडेंट्स शामिल हैं, बैच नंबर 32 तक। आज का जो सेशन है इसमें कोई स्ट्रेटजी पे ख़ास बात नहीं होगी। आज का टॉपिक हमारा लेवल मार्किंग और रिस्क मैनेजमेंट है। ये दोनों बहुत अहम चीज़ें हैं। लेवल मार्किंग इसलिए ज़रूरी होती है कि आपको ट्रेंड के साथ भी अगर बाय करना है या ट्रेंड के साथ आपको सेल करना है तो दोनों जगहों पे आपको आपके पास ऐसे लेवल्स होने चाहिए जहाँ पे आपके हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप बने। यानी अगर आपने वॉल्यूम की कंफर्मेशन भी लेनी है तो उसके लिए भी आपके पास लेवल मार्किंग अगर हुई होगी पहले से, तो आपको आपको उस लेवल पे इंतजार होगा कि यहाँ पे इस जगह पे प्राइस टच करे और वॉल्यूम की कंफर्मेशन दे। ठीक है, मैं आपको इसकी छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। आपके पास प्राइस मूव कर रही है अप साइड, बुलिश डायरेक्शन में मूव कर रही है प्राइस। अब जब आप यहाँ से रिट्रेसमेंट स्टार्ट होती है, रिट्रेसमेंट का आपको तरीका ये बताया कि यहाँ पे जो आखिरी बाय की कैंडल थी, बिल्कुल टॉप पे जाके जो आखिरी बाय की कैंडल बनती है, अगर प्राइस एक भी कैंडल बनाए और इस आखिरी कैंडल का लो ब्रेक कर दे, यानी आखिरी जो बाय की कैंडल थी इसका लो प्राइस ने ब्रेक कर दिया, तो रिट्रेसमेंट स्टार्ट हो गई है। चाहे वो एक कैंडल है चाहे वो तीन कैंडल्स है, रिट्रेसमेंट शुरू हो गई है। अब मैं आपको इसकी एक छोटे से एग्जांपल देता हूँ। आपने इस जगह पे अप्लाई कर दिया फिब रिट्रेसमेंट को। ठीक है जी, आपने फिबोनाची अप्लाई किया और ये आपने पूरी वे पे फिबोनाची लगा लिया। अब आपके पास एक लेवल आ गया जो कि बिल्कुल प्राइस एक्शन में लोग इस पे काम करते हैं, मैं भी इसको यूज़ करता हूँ अक्सर कंफर्मेशन के लिए। ये आपने लेवल एक मार्क कर लिया। ठीक है जी, इस लेवल को आपने मार्क इसलिए किया कि प्राइस इस जगह पे आएगी तो आपको यहाँ पे वॉल्यूम की कंफर्मेशन चाहिए। तो ये लेवल मार्किंग की एक छोटी सी एग्जांपल है। अब प्राइस जब इस जगह को अप्रोच करती है, प्राइस यहाँ पे पहुंचती है और यहाँ पे आके आपको बड़े वॉल्यूम मिलना शुरू हो जाते हैं, यानी क्लाइमेक्टिक एक्शन बार का कोई सेटअप बन जाता है, बड़ा वॉल्यूम आता है और प्राइस इसका हाई ब्रेक करती है। यानी जो भी आपने सेटअप्स पढ़े हुए हैं, स्ट्रेटेजी की बात नहीं हम कर रहे हैं आज, यहाँ पे प्राइस अपना एक हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप बना देती है। यहाँ पे बड़ा वॉल्यूम था, छोटे वॉल्यूम से इसके ब्रेकआउट हो गए हैं। तो हमारे पास एक कंफर्मेशन आ गई और आई किस जगह पे है, हमारे गोल्डन जोन में। अब आप मजीद कंफर्मेशन को ऐड करते हैं कि ये हमारा एक ब्रेकर ब्लॉक भी था, इसको आप रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट का नाम देते हैं, वो लेवल भी था हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे आपको गोल्डन जोन भी मिल गया। मुमकिन है यहाँ पे कोई फेयर वैल्यू गैप और एफ वो भी हो आपके पास, ऑर्डर ब्लॉक भी हो, तो एक और कंफर्मेशन ऐड हो जाएगी। मुमकिन है यहाँ पे आप अगर किसी और स्ट्रेटेजी पे काम कर रहे हैं, कोई ट्रेंड लाइन भी गुजर रही हो, तो मजीद कंफर्मेशन आ जाती है आपके पास। तो इस तरीके से आपके पास लेवल मार्किंग जरूरी है। जिस जगह पे आप वेट कर रहे हैं, जो आपका एनालिसिस है, अगर उसी जगह पे आपको कंफर्मेशन मिल जाती है तो फिर आप आपका डर कम हो जाता है, ट्रेड पे कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये लेवल मार्किंग इसलिए बहुत ज़रूरी है। इस पे आज हम एक तो बात करेंगे। दूसरी सबसे अहम चीज़ जो आज हमने पढ़नी है वो रिस्क मैनेजमेंट है। रिस्क मैनेजमेंट से मुराद ये है कि आपने, या ट्रेड मैनेजमेंट है, दोनों चीज़ें हम पढ़ेंगे। रिस्क मैनेजमेंट ये है कि आपने 10 ट्रेड्स में अच्छा कमाया, आपने अच्छा प्रॉफिट कर लिया, और एक या दो ट्रेड्स में आपने सब कुछ गंवा दिया, तो इसका मतलब ये है कि आपका रिस्क मैनेज नहीं था। ठीक है, वो जो 10 ट्रेड्स चली हैं वो समझ लें कि आपकी किस्मत थी, आपका तुक्का था जो चल रहा था। लेकिन जैसे ही आपके अगेंस्ट चली मार्केट, उसने आपको फेवर देना छोड़ी, तो आपने एक बहुत बड़ा लॉस कर लिया। इन दो चीज़ों से कैसे बचना है, इन पे कैसे अमल करना है, ये आज का टॉपिक है। सबसे पहले हम लेवल मार्केट पे बात करते हैं। लेवल मार्किंग में आपने, अब चूंकि हमारी जो मैक्सिमम ट्रेडिंग है, जब हम लाइव बैठते हैं तो हमारी 99% ट्रेड्स हमारी गोल्ड पे होती हैं। करेंसी पे तो जब हम लेते भी हैं, तो मैं जो ट्रेड शेयर करता हूँ खासतौर पे, या मैं जिनकी हम बात करते हैं, या आतिफ ने जो ट्रेड शेयर की होती हैं, वो डेली पे होती हैं, 4 आवर पे होती हैं। ज़्यादा हमारा फोकस उस पर होता है कि बड़े टाइम फ्रेम पर रहें अगर हम करेंसी पेयर्स पे काम कर रहे हैं। लेकिन हमारी जो ट्रेडिंग है ज़्यादा वो गोल्ड पे होती है, इसलिए मैं गोल्ड के हवाले से आपको बताऊंगा। आपने ट्रेंड, आपको पता है कि डेली में गोल्ड का ट्रेंड बुलिश है। कब से बुलिश है ये आप देख लें। कोई इस जगह से, जब 1600 पे प्राइस थी ना, इससे भी नीचे से। ठीक है, यानी बहुत कोई 2 साल होने वाले हैं, प्राइस बुलिश चल रही है मुसलसल। जब ये 1600 पे एक ड्रॉप आया था, 1622 तक प्राइस आई थी, उसके बाद से मुसलसल बुलिश चल रहा है। अब हमें बुलिश एंट्रीज ही देखनी है, हमें प्राइस को बाय करना है। अब बाय तो हम यहाँ से भी कर सकते हैं, इस जगह से जहाँ पे प्राइस इस वक्त है, आज रिकॉर्ड हाई पे है, ऑल टाइम हाई पे है 2623 पे। लेकिन यहाँ से बाइंग डेंजरस है। ठीक है, हमें उसके लिए एक लेवल मार्क करना होगा, जैसे हमने डेली के लेवल मार्क किए हुए थे एफओएमसी से पहले, कि अगर यहाँ पे प्राइस आती है तो इन जगहों पे अगर हमें एविडेंस मिल गए तो वो हमारे इस वॉल्यूम को सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, लेवल मार्किंग का मतलब, मकसद क्या होता है कि हम ऐसे प्रोमिनेंट लेवल्स को मार्क कर लेते हैं कि जिन जगहों पे अगर, इन जगहों पे आगे अगर प्राइस हमें एविडेंस देगी बाय का, तो हम बड़े कॉन्फिडेंस के साथ उसको बाय कर सकते हैं। वरना दरमियान में अगर होगा तो हमें उसका मुमकिन है ट्रेड पे इतना कॉन्फिडेंस ना आए। अब डेली के बाद हम आ जाएंगे छोटे टाइम फ्रेम पे। उसकी वजह यह है कि जब हम लाइव आते हैं 5 बजे जूम सेशंस में, तो लाइव में हमारी ट्रेडिंग का जो बड़ा पोर्शन है वो छोटे टाइम फ्रेम्स पे होता है, 5 मिनट पे, 1 मिनट पे, 3 मिनट, 2 मिनट, 15 मिनट, जिस तरह आज भी आपने ट्रेड्स की।
तो उसके लिए हमें ज़रूरी है कि हम छोटे लेवल की मार्किंग पहले सीखें, छोटे टाइम फ्रेम्स की लेवल मार्किंग सीख लें। उसके बाद सेम रूल्स के साथ आप बड़े टाइम फ्रेम पे जा सकते हैं। अगर आप डेली पे ट्रेड करना चाहते हैं जिसका सेटअप कम बनता है, महीने में एक बनेगा या दो बनेंगे, तो आपके लिए वही रूल्स वहां पे भी अप्लाई हो जाएंगे। आप 4 आवर पे करना चाहते हैं या अगर आप आ जाते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे 5 मिनट पे आ जाते हैं, तो रूल्स सेम होंगे। आपने रूल्स समझ लेने हैं, उनको फिर अपने हिसाब से आप अप्लाई करते जाएं। स्ट्रक्चर का रूल सेम है, लेवल मार्किंग का रूल सेम है। आप देखें सबसे पहले 1 मिनट 1 आवर को, आप 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आ गए। आपको इसमें पता चल रहा है कि 1 आवर मैं क्यों कहता हूँ, असूलन करेंसी के लिए या किसी भी पेयर के लिए आपको 4 आवर के टाइम फ्रेम पे चलना चाहिए। 4 आवर का टाइम फ्रेम बहुत स्टेबल टाइम फ्रेम है, बहुत लंबे ट्रेंड्स चलते हैं इसके। लेकिन 1 आवर पे मैं इसलिए कहता हूँ गोल्ड में, कि गोल्ड में आप छोटे टाइम फ्रेम पे भी आके काम कर सकते हैं। 1 आवर का ट्रेंड भी गोल्ड में बड़ा अच्छा काम कर रहा होता है। 1 आवर अगर आपका बुलिश है, तो आपकी जो कोशिश है ट्रेड करने की, वो ये होनी चाहिए कि अगर 1 आवर बुलिश है तो आप भी बुलिश एंट्रीज लें। ठीक है, बार बार आप बाय करें, बाय ढूंढने की कोशिश करें जिस लेवल से भी आपको मिले। और अगर 1 आवर आपका सेल में है, 1 आवर आपका बेरिश चल रहा है, तो ये कहाँ तक बेरिश होगा मैक्सिमम? एक बात याद रखें, जब 1 आवर बेरिश होता है ना, तो वो कहाँ तक आएगा? ये आपका H4 का लेवल है, ये आपका H4 का स्ट्रक्चर है, ये वाला। ठीक है जी, ये आपका 4H का स्ट्रक्चर है। अब यहाँ से प्राइस 1 आवर में बुरिश बेरिश हो गई है, नीचे गिरना शुरू हो गई है। उसने अपना कंफर्म लो ब्रेक कर दिया, ऊपर टॉप पे गई, फिर सेल हुई, फिर सेल हुई। अब ये कहाँ तक आना चाहिए इसको? इसको आना चाहिए 4 आवर के लेवल्स तक। 4 आवर में एक लेवल ये होता है और एक लेवल ये होता है। ये चीज़ मैं आपको वैसे भी अपनी क्लासेस में भी बताता रहता हूँ, कि आपके पास अगर आपने बाइंग करनी है, हम सेल के भी बात करेंगे आगे चल के, क्योंकि गोल्ड में मुस्तकिल बाइंग ही चल रही होती है, तो हम पहले ज़्यादा बाय की बात करेंगे। अगर आपने बाइंग करनी है तो आपके पास दो जगह हैं। कोई भी टाइम फ्रेम है, कोई भी स्ट्रक्चर है, आपके पास जब प्राइस बुलिश चल रही है तो आपके पास दो लेवल्स होते हैं। एक लेवल होता है आपका ये वाला, जिसको आप ब्रेकर ब्लॉक भी कहते हैं, ब्रेकर ब्लॉक। और दूसरा इसका नाम होता है, ये रेजिस्टेंस थी। जब ये ब्रेक होती है तो इसको एज अ सपोर्ट काम करना, प्राइस इस जगह पे आती है और यहाँ से सपोर्ट लेके दोबारा उठती है। इसी तरीके से पैटर्न चल रहा होता है किसी भी मार्केट का। एक जगह ये है, और दूसरा जो इसका जोन है, जो कि हाई प्रोबेबिलिटी जोन होता है, वो होता है किसी भी मार्केट का जो कंफर्म लो चल रहे होते हैं ना, ये इसका कंफर्म हायर लो है। अब इसका लास्ट लेटेस्ट कंफर्म हायर लो ये है। स्ट्रक्चर की क्लासेस जिसकी कमज़ोर है, जिसने स्ट्रक्चर ठीक तरीके से नहीं पढ़ा हुआ, उनको मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप इस क्लास से पहले स्ट्रक्चर की वो दो क्लासेस लाजमी देख लें जो यूट्यूब पे भी पब्लिक की हुई हैं। उसमें आपको ये बताया था कि किसी भी लो के बाद जब प्राइस अपना स्ट्रक्चर ब्रेक करती है, अपना हाई ब्रेक करती है, तो जो उसका डीपेस्ट पॉइंट होता है वो उसका कंफर्म हाई कहलाता है, कंफर्म हायर लो कहलाता है। ठीक है, यानी हमें लो पता होना चाहिए। जब भी आपकी मार्केट बुलिश चल रही है, आपको अपने लो से गर्ज होना चाहिए कि आपका लो कौन सा है, क्योंकि वहां से आपको बाइंग मिलेगी बार बार। या फिर अगर वो ब्रेक हो जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि अब आपका स्ट्रक्चर इस टाइम फ्रेम में बीरिश हो गया। कोई भी टाइम फ्रेम है, चाहे ये M1 है, चाहे ये M5 है, चाहे ये H1 है, कोई भी टाइम फ्रेम है, अगर प्राइस ने अपना कंफर्म लो ब्रेक कर दिया, तो अब चांसेस इस बात के हैं कि प्राइस अपना स्ट्रक्चर चेंज करके बीरिश हो सकती है। कहाँ तक? उससे बड़े टाइम फ्रेम पे। मैं आपको इसकी थोड़ी सी एग्जांपल यहाँ पे देता हूँ। आप काम कर रहे हैं 4H पे, प्राइस ने ये काम किया, ये इसका कंफर्म हायर लो है। आपने इसको मार्क कर लिया कि इसके ऊपर ऊपर प्राइस बुलिश है। प्राइस नीचे आती है और इसको ब्रेक कर देती है, आपका कंफर्म लो टूट गया। कंफर्म लो टूट गया, अब आपके पास क्या ऑप्शन है? कि प्राइस टेस्ट पे आए दोबारा अंदर, यहाँ पे कहीं पे फेयर वैल्यू गैप ऑर्डर ब्लॉक होगा, यहाँ से प्राइस को दोबारा सेल होना चाहिए, प्राइस सेल होती है। अब आप इसको कहाँ तक सेल देख सकते हैं? आप इसको सेल देखेंगे डेली के टाइम फ्रेम में। ठीक है, डेली का जो लो बना होगा ना, कंफर्म हायर लो, ये कंफर्म हायर लो डेली का है। अब H4 का यहाँ पे था, H4 का तो टूट गया, ब्रेक हो गया, तो प्राइस कहाँ तक गिरेगी? अपने डेली के लो तक। तो यहाँ से प्राइस फिर उठ सकती है, क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ था ये H4 का था, छोटे टाइम फ्रेम का था। और जो यहाँ पे स्ट्रक्चर बना हुआ है इस जगह पे, वो बड़े टाइम फ्रेम का लो है, बड़े टाइम फ्रेम का कंफर्म हायर लो है। तो यहाँ से प्राइस को उठना चाहिए, यहाँ से प्राइस फिर H4 भी बुलिश हो जाएगा और डेली भी अपना कंटिन्यू करेगा ट्रेंड। इसी तरीके से अगर आप अब काम कर रहे हैं H1 पे, अब H1 में जहाँ पे इस जगह पे हमने देखा कि प्राइस ने इस जगह पे, ये देखें अभी भी लाइन लगी हुई है, ये हमारा कंफर्म हायर लो था प्रीवियस H1 का, ये देखें ना। आप अगर इस पे थोड़ा सा गौर करें तो इस जगह पे ये आपकी आखिरी बाय की कैंडल थी जिसका लो ब्रेक हुआ। यहाँ पे बाय की कैंडल बनी, लो ब्रेक नहीं हो रहा। ये बाय की कैंडल थी, लो ब्रेक नहीं हुआ, ये देखें इस जगह पे विक तक आई है। ये बाय की कैंडल थी, लो ब्रेक नहीं हुआ। ये बाय की कैंडल थी, कहीं पे भी लो ब्रेक नहीं हो रहा, बाय की किसी कैंडल का लो ब्रेक नहीं हो रहा। यहाँ पे फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि बाय की एक कैंडल बनी और प्राइस ने उसका लो ब्रेक कर दिया। तो लो ब्रेक करने के बाद, यानी ये एक रिट्रेसमेंट है।
अब इसको हम एक रिट्रेसमेंट मानते हैं, क्योंकि आखिरी वाई की कैंडल का लो ब्रेक हो गया, तो ये एक रिट्रेसमेंट है। यानी ये आपका बन गया हायर हाई, और ये आपका बन गया कंफर्म हायर लो। कब कहलाएगा कंफर्म हायर लो? जब प्राइस अपना हायर हाई ब्रेक कर देगी। ये इसने ब्रेक किया इस जगह पे, तो ये आपका कंफर्म हायर लो बन गया। अब जब तक ये ब्रेक नहीं होता उस वक्त तक आप बुलिश हैं। ठीक है। अब ये बिल्कुल करीब था, प्राइस ने एक दफ़ा लिक्विडिटी ली, दूसरी दफ़ा लिक्विडिटी ली, और यहाँ पे रेंज करने के बाद इसको इस कैंडल पे ब्रेक कर दिया, इस कैंडल पे ये ब्रेक हो गया। आप ये देखें, ये लाइन लगी हुई है। अब मैंने उस सेशन में ये बताया था कि आप बेशक इस लाइन को थोड़ा सा नीचे कर लें, आप अब आप इस विक पे ले आए एहतियातन, कि बस ये इसको अब हम मानते हैं डीपेस्ट लो हमारे पास यही है इस पूरी रेंज से। इस पूरी रेंज का सबसे डीप पॉइंट ये है, तो इसको हम मार्क कर लेते हैं। प्राइस ने उसको भी ब्रेक कर दिया, यानी ये वाला लो कंफर्म लो भी ब्रेक हुआ, यहाँ पे जो लाइन थी इसको हमने एहतियातन नीचे कर लिया, तो वो भी ब्रेक हो गई। अब मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब कोई लो ब्रेक होता है ना, कंफर्म लो, तो यहाँ से सेल भी नहीं करना। प्राइस का आपने वेट करना है कि ऊपर किसी फेयर वैल्यू गैप, किसी ऑर्डर ब्लॉक पे जाए, यहाँ से आप सेल करेंगे इसको। ये प्राइस ने सेल दिया, ठीक है। सेल होने के बाद फिर एफओएमसी आई। अब एफओएमसी ऐसी स्ट्रांग न्यूज़ है, ऐसा फंडामेंटल है कि जो प्राइस को, अगर हम फंडामेंटल पे अगर बात करें, अगर बैंक्स अपने इंटरेस्ट रेट्स को कम करता है, ये चीज़ भी साथ ही समझ लें, छोटी सी 1 मिनट का पॉइंट है। अगर बैंक अपने इंटरेस्ट रेट्स को डिक्रीज करता है, मतलब क्या था, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अगर किसी ने बैंक में रखे हैं 100 रुपए मिसाल के तौर पे, उसको बैंक देता है महीने के 5 रुपए सूद के तौर पे, या 5.5 रुपए देता है, 5.5 देता है, 5.5 रुपए सूद देता है। ठीक है। अब बैंक ने क्या किया, उन 100 रुपए पे जो सूद दे रहा था उसको उसने कम करके 5 कर दिया। ठीक है। ये ऊपर वाले जो पॉइंट्स थे इसको उड़ा दिया, जो आधा परसेंट था इसको उड़ा दिया। मैं आपको सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ। अब क्या होगा कि जिसको पहले 5.5 रुपए मिलते थे उसको 5 रुपए मिल रहे हैं। तो ये हमारे लिए छोटी सी बात है, 5 साढ़े 5 का फर्क। जो बड़े बड़े फंड्स होते हैं उनके लिए बहुत चीज़ मैटर करती है। वो क्या करते हैं, वो यहाँ से इन्वेस्टमेंट निकालते हैं फिर। ये मैं आपको बिल्कुल मोटे मोटे तरीके से समझा रहा हूँ, बिल्कुल जो है ना सादा अल्फाज में। वो यहाँ से इन्वेस्टमेंट निकाल लेंगे अपनी, निकाल के क्या करेंगे, किसी और जगह पे, किसी ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करेंगे जिसमें उनको ज़्यादा फायदा हो। फॉर एग्जाम्पल वो गोल्ड में इन्वेस्ट कर लेते हैं। तो जब ज़्यादा लोग गोल्ड खरीदेंगे, डिमांड बढ़ेगी, तो गोल्ड बुलिश हो जाएगा, गोल्ड का रेट बढ़ेगा। ठीक है। बिल्कुल ये हमारी जो अपनी रिवायती मंडियां होती है ना, जहाँ पे हम जाके शॉपिंग करते हैं, बिल्कुल वो वाली चीज़ है। आप इसकी एग्जांपल इस तरह लें कि अब सर्दी का मौसम आएगा ना, तो अभी तक कोई गर्म कपड़ों को नहीं पूछ रहा था किसी मार्केट में, किसी शॉप में। ठीक है। जिसके पिछले साल बच गए थे ऐसे ही पड़े होंगे। अब क्या होगा, जैसी सर्दी एकदम अचानक स्टार्ट होती है, वो गर्म कपड़े बिकना शुरू हो जाते हैं, और उनके रेट्स बढ़ना शुरू हो जाते हैं। आप गर्मी में पता करेंगे आपको सस्ते मिल जाएंगे, सर्दी में पीक सीजन में जाके पता करेंगे तो वो महंगा मिलेगा। तो किसी भी चीज़ की जब डिमांड बढ़ती है तो उसके रेट्स बढ़ना शुरू हो जाते हैं। यहाँ पे गोल्ड के रेट क्यों बढ़ते हैं, हम क्यों कहते हैं कि इंटरेस्ट रेट कम होगा तो गोल्ड बुलिश होगा? उसकी वजह यह है कि लोग यहाँ से इन्वेस्टमेंट निकालेंगे और गोल्ड खरीदना शुरू कर देंगे। सबसे आसान अल्फाज में मैं आपको ये बता सकता हूँ। अब यहाँ पे प्राइस ने एक दफ़ा बेरिश दिखाया, स्ट्रक्चर भी ब्रेक किया और बेरिश दिखाया स्ट्रक्चर को। और ये एफओएमसी पैसा ही होता है कि जब इस जगह पे रेट कट होते हैं ना, तो सबको पता है कि गोल्ड ने बुलिश होना है, गोल्ड ऊपर जाएगा। आपको मैंने वजह बता दी है। तो यहाँ से लोग या तो न्यूज़ से पहले, जैसे हमने भी कुछ लोगों ने हमारे बाय किया हुआ था, और या फौरन से जैसी वो अनाउंसमेंट होती है लोग बाय कर लेते हैं। और अगर जो फौरन से नहीं भी करते, जब देखते हैं ना, यहाँ पे आप छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे तो यहाँ पे कैंडल्स बनी हुई है बड़ी बड़ी, 15 मिनट में, 5 मिनट में कैंडल्स बनी हुई है बाय की। तो रिटेलर जो होता है वो देखता है कि ये लेवल ब्रेक हो गया है, प्राइस अब बुलिश हो गई है, ये रेजिस्टेंस तो टूट गई है। ठीक है। प्राइस यहाँ से ऊपर बुलिश जाएगी, तो धड़ा धड़ा वो उसको बाय करते हैं, मुस्तकिल बाय करते हैं। जिन्होंने सेल किया होता है इस जगह से, उनके स्टॉप लॉस हिट होते हैं, और नया बायर इस जगह पे बैठ जाता है जो ये समझता है कि ये लेवल ब्रेक हो गया, अब प्राइस टेस्ट करे या ना करे, प्राइस ने बुलिश हो जाना है, क्योंकि रेट जो कम हुए हैं। तो उनको निकालने के लिए इन बायर्स को ट्रैप करके प्राइस फिर काफ़ी बड़ा ड्रॉप देती है, जो एक्सपेक्टेड था मेरे ख्याल में इसको यहाँ तक। यानी मेरे एनालिसिस के मुताबिक ये अच्छी जगह थी, कम से कम यहाँ तक आता है। ये जो नीचे फेयर वैल्यू गैप आपने देखा हुआ है, तो यहाँ पे आप अपना लेवल मार्क कर सकते थे। लेकिन प्राइस ने उससे पहले यहाँ पे कोई एविडेंस बनाया, प्राइस ऊपर निकल गई दोबारा। ठीक है। तो अब हमारे पास लेवल्स अगर मार्क होंगे तो हमें आसानी होगी, हमें पता होगा कि किस लेवल पे हम काम कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि जब आपने वीएसए पढ़ लिया, उसमें अगर किसी लेवल पे प्राइस नहीं भी आई और दरमियान में आपको एविडेंस मिल रहा है, तो आप वहां से भी प्ले कर सकते हैं। अच्छा जी, अब आपने इसमें देखना ये है कि आपने 1 आवर देख लिया। अब 1 आवर का मैं स्ट्रक्चर की बात कर रहा था, ये आपका लो था, प्राइस ने उसको ब्रेक कर दिया, ब्रेक करने के बाद दोबारा लो ब्रेक कर दिया। अब ये प्राइस बेरिश है। अब यहाँ पे अगर आपको पता हो, तो जो हमारे लाइव सेशन चल रहे थे, मैं आपको ये कह रहा था कि आपको सेल करने की इजाजत मिल गई है स्ट्रक्चर की तरफ से। जब तक स्ट्रक्चर बुलिश है, आप अगर सेल करेंगे तो वो अगेंस्ट द ट्रेंड होगा। तो आपको इस चीज़ की इजाजत ही नहीं है कि आप अगेंस्ट द ट्रेंड जाएं। आपको फिर ट्रेंड के साथ बुलिश ही रहना है, आपको बाइंग ही करनी है। लेकिन जब ये स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, तो मेरे अल्फाज ये थे कि अब आपको इजाजत मिल गई है कि आप सेल कर सकते हैं। कहाँ तक?
कहाँ तक हम सेल कर सकते थे? कोई भी H4 का जो लेवल होगा या H1 का प्रोमिनेंट लेवल, यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप है, बहुत जबरदस्त जगह होती है, यहाँ तक आप इसको सेल करके देख लें फिर। अब आप सेल कर सकते हैं क्योंकि H1 आपका बेरिश हो गया। लेकिन ये प्राइस ने एक बहुत बड़ी मूव लगाने के बाद इसका फिर स्ट्रक्चर हाई ब्रेक कर दिया। अब स्ट्रक्चर ये वाला नहीं माना जाएगा, ये लेवल अब नहीं माना जाएगा, अब लेवल माना जाएगा ये वाला। क्योंकि जो पूरा जो ये सिनेरियो चला था ना, पूरी जो गेम हुई थी इस जगह पे, अब इसका हाई ये नहीं है, अब इसका हाई ये है। ठीक है, तो जैसे ही ये ब्रेक होगा, अब आपने क्या करना है, डीपेस्ट लो फाइंड करना है इसका। डीपेस्ट लो क्या इसका, ये है, ये नहीं है, इससे पीछे लो ये लगा हुआ है, उससे पीछे लो ये लगा हुआ है। तो जब ये स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ ना आपका, ये स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ तो सबसे डीप लो आपका ये है, अब आपका ये लो है। जब तक ये लो H1 में ब्रेक नहीं होता आप बुलिश हैं दोबारा। आसान हो गया ना काम, दोबारा बुलिश है। हमारे लेवल पे, हमारे एनालिसिस पे मार्केट आए अच्छी बात है, ना आए दरमियान में कोई एविडेंस बना के दोबारा स्ट्रक्चर ब्रेक कर दे तो बस आपने कोई जिद नहीं लगानी कि हमने तो सेल करना था। अब स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया, आप दोबारा बुलिश हो जाएंगे, अब हम नई लेवल मार्किंग करेंगे, दोबारा से लेवल लगाएंगे, अभी मैं उसको आपका तरीका बताऊंगा। बहरहाल ये बात समझ लें कि जब भी कोई स्ट्रक्चर ब्रेक होता है तो आपने उसका डीपेस्ट लो देखना है, ये इसको नहीं मार करना कि ये आपका लो है। लोग इसको मार करते हैं कि ये लो लग गया हमारा और यहाँ पे मोमेंटम शिफ्ट या कुछ भी हो गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, बिल्कुल भी नहीं, ये भी नहीं है। सबसे डीप लो पकड़ना है आपने। अगर वो ब्रेक होता है तो ठीक है, फिर आप दोबारा इसको बिरिश देख सकते हैं। कहाँ तक देखेंगे? जब H1 का स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया है, तो आप इसको देखेंगे H4 तक। वो मैंने आपको मिसाल दी है पहले कि ये आपका H4 है। ठीक है, यहाँ पे H1 बेरिश हो गया है, ये H1 के बीच में बेरिश होने की निशानी है, प्राइस ने नीचे आना शुरू कर दिया है। तो कहाँ तक आप इसको बेरिश देख सकते हैं? H4 के कंफर्म हायर लो तक, बस। यहाँ से प्राइस फिर बुलिश हो जाएगी क्योंकि ट्रेंड बड़े टाइम फ्रेम में अभी बुलिश है। अगर ये ब्रेक हो गया फिर क्या करेंगे आप? फिर आप क्या करेंगे, आप इसको और बड़े टाइम फ्रेम में देखेंगे, डेली में देखेंगे। अब आप इसको डेली के लो तक देख सकते हैं, ये डेली के लो से फिर प्राइस उठ जाएगी। होना इसने बुलिश है, अगर डेली भी टूट गया तो बस अब आप मुकम्मल तौर पे बेरिश हो गए। फिर बात वीकली पे चली जाती है, वो इतना लंबा आप देखते भी नहीं है। आपने क्या करना है गोल्ड में? अब आ जाते हैं हम छोटे टाइम फ्रेम पे। आपने H1 के लेवल्स मार्क कर लिए, बिल्कुल रिसेंट सिनेरियो इस पे बात कर लेते हैं। अब आपने देखना यह है कि H1 में आपके पास कौन से ऐसे लेवल्स हैं जिनको आप मार्क करें, जिनकी हाई प्रोबेबिलिटी है काम करने की। ये देखें, ये एक इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, ये लो था, ये एक एक्सटर्नल स्ट्रक्चर था, ये है। उसके बाद M30 में आए, यहाँ पे देखें कोई ऑर्डर ब्लॉक, कोई फेयर वैल्यू गैप, कुछ चीज़ आपको मिल रही है इस जगह पे? सबसे लेटेस्ट पॉइंट हमारे पास एक तो ये आ गया, ये देखें एक छोटा सा गैप बचा हुआ है। प्राइस ने इस कैंडल के ऊपर क्लोजिंग दे दी एक दफा, दूसरी कैंडल भी क्लोजिंग दे देगी 10 मिनट बाद। ठीक है, यानी ये हाई ब्रेक हो गया इस कैंडल का। अब आपके पास लेटेस्ट जो फेयर वैल्यू गैप है 30 मिनट्स में, वो ये आ रहा है। ठीक है, आप इसको और छोटा कर लें, क्योंकि हम 30 मिनट से कोशिश करते हैं कि हम 5 मिनट में हमें कोई लेवल मिले, इससे भी छोटे लेवल पे मिले। अच्छा चले, हम 30 मिनट्स को कंप्लीट कर लेते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देखें, ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ ना कि इस जगह पे प्राइस ने इस कैंडल का हाई ब्रेक कर लिया। हर कैंडल का हाई और लो एक लेवल है ना, ये इसका हाई है, ये इसका लो है। तो प्राइस ने ये फेयर वैल्यू गैप क्रिएट कर दिया। अब ये इस कैंडल, ये फेयर वैल्यू गैप बन गया आपके पास। प्राइस अगर इसका हाई ब्रेक कर देती है, वापस आती है, तो ये बड़ी ज़बरदस्त जगह है। आप और पीछे अगर आए, यहाँ पे ये वाली एग्जांपल लें, ये प्राइस यहाँ पे क्लोज हुई, ये अगली कैंडल, अगली कैंडल, उसके बाद प्राइस ने इसका हाई ब्रेक किया। छोटे टाइम फ्रेम में जाके देखेंगे, अभी आपको मैं समझाऊंगा। पीछे आपके पास ये फेयर वैल्यू गैप आ रहा है इस वाली कैंडल से लेके इस वाली कैंडल तक। ठीक है, ये प्राइस उसी फेयर वैल्यू गैप में आके प्राइस फिर ऊपर उठ गई है। दोबारा उसने इसका, ये भी, ये तो वो जगह है जहाँ से अभी हमने ट्रेड की थी थोड़ी देर पहले। बहरहाल छोटे टाइम फ्रेम में चलते हैं, मैं इसको दोबारा रिवाइज करूंगा आपको। पहले सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ कि निशानियाँ क्या क्या होती हैं। 15 मिनट में देखें, 15 मिनट में ये एक फेयर वैल्यू गैप था, ये वाला जिसको प्राइस ने टच किया है, देखें इस जगह पे। और पीछे आते अगर हम इससे नीचे वाला लेवल मार्क करते तो मैं इसको मार्क कर लेता, ये भी देखें, ये विक और ये विक, ये आपके पास फेयर वैल्यू गैप है, इसको मार्क कर लें इस तरह। ठीक है, अभी मैं सिर्फ आपको एसएमसी बता रहा हूँ, अभी मैं वॉल्यूम की कंफर्मेशन आपको नहीं बता रहा। उसको वो भी बताऊंगा अभी आपको। और छोटे टाइम फ्रेम में आ जाए, 5 मिनट में आए, देखें लेटेस्ट सिनेरियो क्या बन रहा है, कहाँ पे फेयर वैल्यू गैप है। अब आप ये देखें, ये आपके पास एक स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ लेटेस्ट, ये वाला। तो जब स्ट्रक्चर ब्रेक होता है तो जो पीछे ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप होते हैं, आपको पता है कि वो वैलिड होता है। ठीक है, ये प्राइस ने स्ट्रक्चर ब्रेक किया तो आपने देखना है कि इस स्ट्रक्चर के नीचे इस जगह पे कोई फेयर वैल्यू गैप या ऑर्डर ब्लॉक हो इन जोन्स में, जिसने जिस वेव ने स्ट्रक्चर ब्रेक किया उसी वेव के नीचे, उसी वेव में, इस स्ट्रक्चर लेवल के नीचे। जैसे कि अब ये एक स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ,
ठीक है, तो आप देखेंगे इस लाइन के नीचे जो आपकी सपोर्ट रेजिस्टेंस की लाइन थी ना, इसके नीचे कौन सा फेयर वैल्यू गैप ऑर्डर ब्लॉक है। तो वो बिल्कुल आपको इसी जगह पे मिल रहा है। ये मैं मार्क कर देता हूँ, ये देखें 5 मिनट में एक ये लेवल है। अब मैं 30 वाले को डिलीट कर रहा हूँ ज़रा। ये 5 मिनट का एक लेवल लग गया हमारे पास। अब ये क्यों लगाया हमने, कि आपको पता है कि जब प्राइस ये वेव थी ना जिसने हाई ब्रेक किया है, इम्पल्स वेव की बात कर रहा हूँ मैं, स्ट्रक्चर पे अब छोड़ दें, इम्पल्स वेव जो भी लगी है, ये इम्पल्स वेव है आपकी, आखिरी इम्पल्स वेव ये है। इस इम्पल्स वेव में जो इसने लेवल ब्रेक किया है, लेटेस्ट लेवल, उसके नीचे फेयर वैल्यू गैप ऑर्डर ब्लॉक देख लें, ये फेयर वैल्यू गैप आ रहा है। अभी प्राइस यहाँ पे आएगी, यहाँ से फिर रिजेक्शन लेना शुरू कर देगी। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये हमारा लेवल है, हम देखेंगे यहाँ पे 1 मिनट में कोई एविडेंस आ रहा है। 1 मिनट में क्या चीज़ मिल रही है हमें, कोई वॉल्यूम की अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आए, प्राइस उसका लो ब्रेक करे, यहाँ से हाई ब्रेक करे, तो ये बड़ी ज़बरदस्त कंफर्मेशन मिल गई। या प्राइस में बड़ा वॉल्यूम आए, नेक्स्ट कैंडल 2 बार रिवर्सल बना दे, वो भी बड़ी अच्छी चीज़ है। तो ऐसा, या प्राइस नीचे गिरे, उससे बड़ा वॉल्यूम आ जाए, और प्राइस यहाँ पे एफर्ट वर्सेस रिजल्ट बना दे, वो भी बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। तो हमारे लेवल पे ये काम हो रहा है, जो चीज़ हमारे लेवल पे आके अगर एविडेंस मिल रहा है तो आप यहाँ से बाय कर लेंगे, उसके नीचे आपका स्टॉप लॉस लग जाएगा, और ये आपकी ट्रेड दोबारा कंटिन्यू हो जाएगी। ये बेसिकली लेवल मार्किंग है, कुछ भी मुश्किल काम नहीं है। दूसरा तरीका क्या इसमें क्या होता है, वो ये होता है कि अगर इस जगह पे, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि इस जगह पे कोई ऐसी चीज़ है जिसको मैं वॉल्यूम के थ्रू ले सकूँ, मसलन सबसे बड़ा वॉल्यूम ये आ रहा है, अब इसकी ये ट्रिगर लाइन भी यहाँ पे है, तो ये भी एक लेवल है। आप एफ लेवल मार्किंग में तीन चार चीज़ें आती हैं, आप क्या क्या मार्क कर सकते हैं, एफवीजी मार्क कर सकते हैं, वैलिड एफवीजी, आप वैलिड ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर सकते हैं, और आप वॉल्यूम की ट्रिगर लाइंस मार्क कर सकते हैं। अब ये देखें कितना ज़बरदस्त, इसी पे हमने ट्रेड किया ना, लेटेस्ट ट्रेड जो हमारी थी ये भी, 2 दफ़ा जो बाय किया है, एक दफ़ा यहाँ तक हमने टारगेट लिया, इस जगह तक ये जो हाई ये लगा हुआ है, और दूसरी जो यहाँ से बाय थी, जो बताया था कि वो लोग लें जिन्होंने पिछली ट्रेड नहीं ली। ठीक है, तो 2 दफ़ा यहाँ से बाइंग थी। अब ये देखें दोनों दफ़ा क्या था, कि ये एक अल्ट्रा हाई वॉल्यूम था 5 मिनट का, ये उसकी ट्रिगर लाइन टेस्ट हुई है 2 दफ़ा, और दोनों बार वहाँ से बाय हुई, पहले यहाँ से ये ब्रेक हुई तो हमने बाय किया, फिर टेस्ट हुई तो फिर दोबारा बाय। तो ये लेवल मार्किंग है। आपके पास जो पीछे फेयर वैल्यू गैप आए, आपके पास छोटे टाइम फ्रेम में जो ऑर्डर ब्लॉक आए, या कोई आपको वॉल्यूम की कंफर्मेशन भी उस जगह पे मिल रही है, तो वो बेस्ट है। अब इसको अगर आप समझे ना, ये स्ट्रेटजी आप सब लोग पढ़ चुके हैं, बैच नंबर 32 के स्टूडेंट्स भी पढ़ चुके हैं, कि प्राइस आपके पास बुलिश है, आपको पता है कि प्राइस अपने हाई ब्रेक करती हुई जा रही है। ठीक है, अब आती है प्राइस रिट्रेसमेंट पे, किसी लेवल पे आती है, ये आपका लो है एक, यहाँ पे आके बड़ा वॉल्यूम आ गया। ठीक है, बड़े वॉल्यूम के आपने ट्रिगर लाइंस लगा ली, प्राइस ने उसका लो ब्रेक किया, लो ब्रेक करने के बाद यहाँ पे हाई ब्रेक किया, इसी जगह पे हमारी ट्रेड थी, जिन लोगों ने लाइव ट्रेड लिया आपने देखा होगा। ठीक है, बल्कि इसके टेस्ट पे थी इस जगह पे, तो यहाँ से आप बाय कर ले। पहला टारगेट क्या है इसका, पहला टारगेट और पिप्स वो दोनों यहाँ पे आके मैच कर रहे थे स्ट्रक्चर हाई पे। तो स्ट्रक्चर हाई पे हमने प्रॉफिट टेकिंग की, 80% 90% क्लोज कर दी, बाकी आके उसने ब्रेक इवन हिट कर दिया। यहाँ पे दोबारा एविडेंस बनाया, लोगों ने दोबारा यहाँ से बाय किया, और ये वो वाली बाय चल पड़ी है, वो ज़्यादा लंबी चल रही है। आपने अब करना क्या है, जो मैं कह रहा था कि मैं इसको रिवाइज करूंगा एक दफ़ा, आप आए H1 पे, H1 पे आके आप पहले H1 के लेवल्स लगाएं। मिसाल के तौर पे मैं आपको समझाता हूँ इस जगह पे, ये देखें, ये प्राइस ने बीच में एक H1 का फेयर वैल्यू गैप छोड़ा। ठीक है, उसके बाद ये एक बहुत बड़ा गैप आया, ये देखें यहाँ इस वीक से लेके इस वीक तक ये पूरा एक बहुत बड़ा गैप था। अब इसमें मसला ये होता है H1 में कि हमें ट्रेड करनी होती है 5 बजे से लेके 7 8 बजे तक। तो H1 के लेवल अच्छे हैं, आप उनको मार्क करके रखिए, आपको पता होना चाहिए। H1 में आपको अपना लो पता होना चाहिए कि लो कौन सा है, जैसे कि ये लो लगा हुआ है 2547 वाला, बस ये लो आपने लगा लिया, इतना काफ़ी है, ट्रेंड आपको पता है H1 बुलिश है, इतना काफ़ी है। अब आपने काम जब करना है ना, ट्रेड एंट्री करनी है, तो H1 की बजाय हम जाएंगे छोटे टाइम फ्रेम में। तो मैं उसमें सबसे बेहतर जो समझता हूँ वो 5 मिनट है, नए स्टूडेंट्स के लिए। हम तो आप देखते हैं लाइव पे 1 मिनट पे करते हैं ज़्यादा, लेकिन 5 मिनट जो है वो नए स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, बहुत मुनासिब है। अब आप आ जाएं 5 मिनट में, सब लेवल्स को डिलीट कर देते हैं, इसको भी डिलीट करें, इसको भी डिलीट करें। अब देखें ज़रा, ये लाइन भी मैं फिलहाल डिलीट कर रहा हूँ, ताकि बिल्कुल चार्ट सादा हो जाए। अब यहाँ से शुरू करते हैं, जहाँ से प्राइस ने लेवल तोड़ा था 25 2600 वाला ना, ये लेवल ब्रेक हुआ है 2600 वाला। अब यहाँ पे आप देखें किस तरीके से काम करता है लेवल। ये एक, सिर्फ एक कैंडल नीचे आई है, लेकिन ये रिट्रेसमेंट काउंट होगी। उसकी वजह क्या है, क्योंकि प्राइस ने अपनी आखिरी जो बाय की कैंडल थी उसका लो ब्रेक किया है, तो ये रिट्रेसमेंट काउंट होगी। अब इस रिट्रेसमेंट के बाद प्राइस यहाँ से उठी, इसने ये लेवल ब्रेक किया हाई, ये ऊपर चली गई प्राइस। ठीक है जी, फिर एक रिट्रेसमेंट, प्राइस फिर ऊपर चली गई। अब यहाँ पे आपने फेयर वैल्यू गैप मार्क कर लेना है, 5 मिनट के 3 मिनट के फेयर वैल्यू गैप्स बहुत अच्छा काम करते हैं। आप इस लेवल को मार्क कर लें, फेयर वैल्यू गैप कहाँ है, इस कैंडल से लेके
तीन कैंडल्स में बनता है, 1 2 3 चीज आपने पढ़ी हुई है, इस पूरे जोन को मार्क कर लें। ये आपका फेयर वैल्यू गैप है। ठीक है, बार बार वही काम कर रहा है। और वैल्यू और आपको जगह दिखाता हूँ। अब यहाँ पे देखें, इस जगह पे देखें, ये एक ऑर्डर ब्लॉक बना। अब ये ऑर्डर ब्लॉक वैलिड है, ये वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है। उसकी वजह क्या है कि जब ये ऑर्डर ब्लॉक बना तो प्राइस ने प्रीवियस स्ट्रक्चर को ब्रेक किया, प्राइस ऊपर गई, नीचे आई। आपको यहाँ पे कोई एविडेंस नीचे भी नजर नहीं आएगा इस जगह पे भी। ठीक है, वॉल्यूम कोई एविडेंस नहीं दे रहा। यहाँ पे दो तरीके होते हैं, ये लेवल तो आपने मार्क कर लिया, ये देखें ना। अब यहाँ पे अगर इस तरह प्राइस चल रही है तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे लेवल एक मार्क कर लूंगा। ये मैं लेवल मार्क कर लिया। इसकी मार्क करने की वजह क्या है, एक तो था ये ऑर्डर ब्लॉक, दूसरी चीज यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप भी है। ये देखें, इस विक से लेके इस विक तक एक फेयर वैल्यू गैप भी है। अब क्या होगा, मैं वेट करूंगा प्राइस के वापस आने का, प्राइस इस जगह पर ड्रॉप दे। अब मेरे पास दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि जैसे ही इस पूरे जोन को टच करेगी प्राइस, इसका आपको मैंने तरीका बताया हुआ है, अक्सर बताता हूँ, कि जिस कैंडल ने फेयर वैल्यू गैप क्रिएट किया है ना, उस कैंडल को आप मेजर कर लें पूरी को। उसकी लाइन ये आ रही है, ये रेड लाइन है, मिड लाइन। ठीक है, इस पे आप एक लाइन लगा लें। अगर आपने लेनी है अग्रेसिव ट्रेड के बगैर किसी एविडेंस के एंटर होना है, उसका भी तरीका बता देता हूँ। और एविडेंस देख के एंटर होना है, उसका भी तरीका बता देता हूँ। अब प्राइस जब वापस आएगी ना, तो आपने इस लाइन पे एंटर हो जाना है, और स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा, इसी जोन के नीचे, इसी जोन के नीचे आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि क्या बन रहा है इसका। हाँ जी, इस जगह पे आके कोई एविडेंस आप सबने वॉल्यूम पढ़ा हुआ है, कोई वॉल्यूम का एविडेंस, ये एक बड़ा वॉल्यूम आया है बिल्कुल इस जगह पे, लेकिन इसका हाई नहीं ब्रेक हुआ, हाई ब्रेक होना चाहिए था। आप छोटे टाइम फ्रेम में जाएं, वहां पे भी आपको पता चलता, ठीक, छोटे टाइम फ्रेम में जाके चेक कर लें। लेकिन 5 मिनट इसलिए आपको रिकमेंड करता हूँ सबको, उसकी वजह यह है कि 5 मिनट स्टेबल है, आपको टाइम मिलेगा सोचने के लिए। 1 मिनट तब होगा जब आपको कम से कम 6 महीने 1 साल की प्रैक्टिस होगी, तो आप 1 मिनट पे आ जाएं बेशक। अब यहाँ पे अपने एंटर आप हो गए इस टच पे। ठीक है, एक दफ़ा आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ पिप्स भी इसने दिए, टच के बाद प्राइस ऊपर गई है तकरीबन 16 पिप्स। 5 मिनट की रेंज होती है 25 से 30 पिप्स, 25 से 30 पिप्स पे जाके आप अपनी प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे कोई प्रॉफिट टेकिंग नहीं हुई, और प्राइस ने आपका स्टॉप लॉस हिट कर दिया। ठीक है, तो ये है एग्रेसिव ट्रेड का नुकसान। इसका फायदा क्या होगा, जब ये चल पड़ेगी ना, कभी चलेगी, तो आप बिल्कुल अपने लेवल से बैठे हुए होंगे। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, आपने अपना रिस्क बहुत कम कर लेना है। अगर आप 1% रिस्क लेते हैं पर ट्रेड, तो आपने इस जगह पे अपना रिस्क रिस्क हाफ कर लेना है, 0.5% कर लेना है। ठीक है, ताकि अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो आपको लॉस कम से कम हो। यहाँ से स्टॉप लॉस बनता भी छोटा सा है, जब आप यहाँ सेंटर हो रहे हैं तो नीचे तक स्टॉप लॉस छोटा सा ही बनेगा। कंफर्मेशन जब बनेगी यहाँ तक आके, तो स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा इसकी निस्बत, लेकिन वो कंफर्म ट्रेड होगी फिर, वो आपको टारगेट जरूर देगी फिर। इन दोनों में ये फर्क होता है। अब जब आप इस जगह सेंटर हुए और आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, आप आउट हो गए। उसकी वजह क्या थी, क्योंकि इन जगहों पे आके लेवल मार्किंग का मतलब ये है कि यहाँ पे हमें एविडेंस चाहिए, और सबसे अच्छा एविडेंस आपको वॉल्यूम में मिलेगा। वॉल्यूम एविडेंस मिल जाए तो आप एंटर हो जाएं, बेशक 1 मिनट में आ जाए। 1 मिनट में आ रहा है फिर भी, 3 मिनट में आ रहा है फिर भी, जिस मर्जी टाइम फ्रेम में आ रहा है, तो आप वहाँ से एंटर हो जाएं। और अब आपने इसको होल्ड करना है अपने स्ट्रक्चर लेवल तक। अब आपको एविडेंस नहीं मिला, आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, उसके बाद फिर निचले वाले लेवल पे आ जाए। नीचे वाला लेवल मैंने ये मार्क किया हुआ है पहले से, ये पूरा फेयर वैल्यू गैप है। ठीक है, अब इसकी एंट्री कहाँ से करनी है आपने, उसकी भी ये देख लें। इस पूरे को मार्क करें, ये देखें, ये लाइन आ रही है, ये मिड लाइन है इसकी। तो यहाँ पे आप एक लाइन लगा लें, इसके टच पे आप इसको बाय कर सकते हैं। ठीक है जी, प्राइस शायद कोई कितने पिप्स से 2 पॉइंट, ये सिर्फ 2 3 पिप्स के फर्क से प्राइस ऊपर उठ गई वापस दोबारा। ठीक है, लेकिन आम तौर पे प्राइस को टच करती है, मैंने आज भी एग्जांपल्स दिखाई हैं लाइव पे, प्राइस को टच करके ही निकलती है। तो ये दूसरा तरीका कार है। आप कर सकते हैं फेयर वैल्यू गैप के टच पे भी कर सकते हैं, लेकिन इससे क्या फायदा होगा, आपका स्टॉप लॉस मजीद छोटा हो जाएगा। अब आपने स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना होता है, इसके नीचे, जिस कैंडल ने फेयर वैल्यू गैप बनाया था उसी कैंडल के नीचे आपका स्टॉप लॉस होगा। क्योंकि जब प्राइस ने उठना होता है तो फिर प्राइस इसको ब्रीच नहीं करती, बस ये मैक्सिमम इसको फिल करेगी और यहाँ से ऊपर उठ जाएगी। थोड़ा सा बड़ा करना है, थोड़ा सा सेफ रहना है, तो फिर ये ऑर्डर ब्लॉक के नीचे कर लें, ये तो बिल्कुल ही सेफ है, क्योंकि अगर प्राइस इसको पूरे को फिल करती है, ऑर्डर ब्लॉक को टच करती है, तो यहाँ से उठ जाएगी। लेकिन जैसे ही उठती है फिर आप अपना स्टॉप लॉस ऊपर कर सकते हैं। अच्छा, अब और थोड़ी सी लेवल मार्किंग देख लें, अब इसके बाद क्या हुआ, इसको हम खत्म करते हैं यहाँ से।
अब प्राइस इस जगह पे है। ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, अब लेवल मार्किंग कैसे होगी? अब लेवल मार्किंग इस तरीके से होगी कि ये जो इम्पल्स वेव लगी है इसमें देखें इसी तरीके से फेयर वैल्यू गैप कहाँ पे आ रहा है, ये आ रहा है। ठीक है। एक चीज़ आप याद रखें कि आजकल के जो एल्गोज हैं उनके मुताबिक आपको ये चीज़ नज़र आएगी बार बार कि प्राइस जब ये अपना हाई ब्रेक करती है ना, इस तरह, तो अब यहाँ से कम उठती है, बहुत कम ऐसा हो रहा है कि यहाँ से प्राइस उठ रही है। गोल्ड में खास तौर पे प्राइस क्या कर रही है, अंदर आती है, इस लेवल के अंदर आती है। नीचे में जो यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप ऑर्डर ब्लॉक्स होते हैं या यहाँ पे कोई वॉल्यूम की विक अगर आ रही है इस जगह पे, तो यहाँ से प्राइस दोबारा उठती है। तो मैं कोशिश आजकल ये करता हूँ कि मैं ऊपर वाले को छोड़ के जो नीचे होता है ना उसका लेटेस्ट फेयर वैल्यू गैप उसको मैं मार्क कर लेता हूँ अपने पास। जैसे कि इस सिनेरियो में अगर आप देखें तो आपके पास ये एक लेवल आ रहा है, ये दो विक्स को आप मार्क कर लें। अभी जो आपके पास लेवल ब्रेक हुआ था वो ये था। ठीक है, तो उसके नीचे लेटेस्ट फेयर वैल्यू गैप यही है। तो अब प्राइस यहाँ पे आए। अब दो ऑप्शंस हैं आपके पास कि आप एग्रेसिव बाइंग भी कर सकते हैं इसकी मिड लाइन से, इसकी मिड लाइन नाप लें कोई भी, वहां से आप एग्रेसिव बाइंग कर सकते हैं, स्टॉप लॉस इसके नीचे होगा। अब इसमें या तो आपको फायदा होगा अच्छा, या आपका एक छोटा सा स्टॉप लॉस हिट होगा। अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो फिर आपने ये करना है कि इस जगह पे मैं जो तय करता हूँ, मैं बहुत कम ऐसा होता है कि मैं एग्रेसिव को ट्रेड लगाऊं। मैं क्या करता हूँ कि इस जगह पे आके मैं 1 मिनट पे आ जाऊंगा। 1 मिनट में अगर 2 बार रिवर्सल मिल जाता है मुझे, या मुझे क्लाइमैक्टिक एक्शन बार का कोई अच्छा सिनेरियो मिल जाता है, बेशक वो सिनेरियो नंबर 2 हो जिसमें सिर्फ लो स्वीप हुआ है, तो मैं उस पर एंटर हो जाता हूँ। एंटर होकर स्टॉप लॉस नीचे लगा लेता हूँ और फिर मैं यहाँ तक अपना टारगेट 1 मिनट के हिसाब से ले लेता हूँ। अब ये प्राइस नीचे आ रही है आपके सामने, आप इसको देख लें, हम इसको टेस्ट करेंगे लाइव कि क्या बनता है इसका। कंफर्मेशन भी देखेंगे, एग्रेसिव ट्रेड भी लगा के देखेंगे, दोनों तरफ देखेंगे कि क्या बनता है इसका। एग्रेसिव ट्रेड में आपका रिस्क कम होगा, और जो आपकी कंफर्मेशन वाली ट्रेड होगी उसमें रिस्क आपका अच्छा होगा, हेल्दी रिस्क होगा। उसकी वजह क्या है कि ट्रेंड आपके साथ है। ट्रेंड जब आपके साथ है तो आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, हल्की फुल्की मिस्टेक भी हुई तो वो कवर हो जाएगी आपकी। मेरे ख्याल से आपको इस चीज़ की समझ आई होगी। हर दफ़ा हर लेवल प्ले नहीं होता। ठीक है, अब यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप बना, ये देखें, ये प्राइस ने अपना हाई ब्रेक किया एक, ये रिट्रेसमेंट मानी जाएगी ना, ये देखें, ये बाय की आखिरी कैंडल ये थी, प्राइस ने उसके नीचे ब्रेक कर दिया। अब यहाँ से इसको ब्रेक कर दिया, ऊपर अपसाइड ब्रेक कर दिया, यानी आपका ये लेवल ब्रेक हुआ है। जब लेवल ब्रेक हुआ तो प्राइस ने इस जगह पे एक फेयर वैल्यू गैप बना दिया यहाँ से लेके यहाँ तक। नेक्स्ट कैंडल ने ऊपर क्लोजिंग दी, फेयर वैल्यू गैप बन गया। अब प्राइस ऊपर गई है, इसका फेयर वैल्यू गैप टेस्ट किया थोड़ा सा और प्राइस ऊपर निकल गया। अब हर दफ़ा ऐसा नहीं होगा कि आप उसकी मिड लाइन लगाएं और ये उसके लिए कोई कानून बन गया कि उसने मिड लाइन को टेस्ट करना है। अब मिड लाइन आपकी आ रही है यहाँ पे, इस स्ट्रक्चर पे आ रही है, मैं यहाँ का वेट करता हूँ। अगर मिल जाए तो ठीक है, ना मिले तो कोई बात नहीं, दोबारा कभी थोड़ी देर में फिर एविडेंस बन जाएगा। 1 मिनट पे, 5 मिनट पे, 3 मिनट पे बनते रहते हैं। तो ये सिर्फ अब अगर ये लेवल नहीं चलता, प्राइस और नीचे आती है, तो अब उसके बाद मेरे पास कौन सा लेवल है, एक और फेयर वैल्यू गैप, ये फेयर वैल्यू गैप ऑर्डर ब्लॉक, ये देखिए बिल्कुल वैलिड है। ये फेयर वैल्यू गैप ऑर्डर ब्लॉक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है, ये इसको मार्क कर लें। तो लेवल मार्किंग तो कोई ऐसी खास मुश्किल चीज़ नहीं है, आपने सिर्फ करना ये होता है। लेवल मार्किंग के लिए जो शर्त है वो ये है कि एक तो प्राइस स्ट्रक्चर ब्रेक कर रही हो। किसी ने यूट्यूब पे कमेंट किया था कि ये स्ट्रेटजी सिर्फ ट्रेंडिंग मार्केट में काम कर, दुनिया की हर स्ट्रेटजी ट्रेंडिंग मार्केट में ही काम करती है। तभी उसी वक्त का आपने पैसे कमाने ही तब है जब प्राइस मूव कर रही है। ठीक है, इसमें तो जो है ना, इसमें इसमें भी पैसे बनाते हैं लोग, लेकिन उसका तरीकाकार बड़ा सिंपल सा है कि टॉप से आपको एविडेंस मिल रहा है, आप सेल करेंगे कहाँ तक, लो तक। लो से बाय का एविडेंस मिल रहा है, बाय करेंगे लेकिन बस टॉप तक। टॉप से सेल और बॉटम से बाय, बस ये तरीकाकार होता है उसमें। लेकिन जो पैसे आपके बचते हैं ना, जो आपको इनकम होती है, जो आपकी असल ट्रेड्स होती हैं, वो हमेशा ट्रेंडिंग मार्केट्स में होती हैं, चाहे वो बुलिश हो चाहे वो बेरिश हो। तो दो तीन चीज़ें आपको बताई हैं कि लेवल मार्किंग में आप क्या, हाँ एक चीज़ और इंपॉर्टेंट है इसमें, वो भी सामने नजर आ गई है, ये देखें। अब यहाँ पे सबसे बड़ा वॉल्यूम आ रहा है इस कैंडल पे, ये वाला। ठीक है जी, ये आपका सबसे बड़ा वॉल्यूम है। उसके बाद प्राइस ने इसका लो स्वीप किया, यहाँ पे हाई ब्रेक कर दिया लो वॉल्यूम के साथ। अब आप यहाँ से बाय करेंगे। ठीक है, हमारी स्ट्रेटजी हमें यही बताती है ना कि आपके पास किसी भी रिट्रेसमेंट पे प्राइस लो पे आके एक बड़ा वॉल्यूम देती है, चाहे वो क्लाइमेक्टिक एक्शन बार की शेप में है या नहीं है। अगर बड़ा वॉल्यूम आ गया, आपने उसकी ट्रिगर लाइन लगा ली, अपर ट्रिगर लाइन खास तौर पे, प्राइस ने उसका लो स्वीप किया, हाई ब्रेक कर दिया, मोमेंटम कैंडल से ब्रेकआउट चाहिए, ये आपका मोमेंटम कैंडल से ब्रेकआउट इस जगह पे हो गया, तो आपने यहाँ से बाय करना है। अब जब प्राइस दोबारा टेस्ट पे आएगी ना, ये आपका स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया। अब जब प्राइस दोबारा अगर टेस्ट पे आती है तो आपके पास कौन सी जगह है इंपॉर्टेंट, ये देखें, थोड़ा सा बड़ा करके दिखाना पड़ेगा, ये देखें इस जगह पे, आप देखें यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप भी है, ये और ये हालांकि इतना स्ट्रांग नहीं है। ठीक है, लेकिन एक फेयर वैल्यू गैप है, और इसी जोन में आप देखें तो आपकी जो अल्ट्रा हाई वॉल्यूम था इसकी ट्रिगर लाइंस भी यहीं पे है, ये
क्या, तो ये सबसे स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम, सबसे स्ट्रॉन्ग जोन बन गया अब ये। उसकी वजह क्या है, दोबारा एक दफ़ा देखें, ये आपका फेयर वैल्यू गैप है, और इसी फेयर वैल्यू गैप के दरमियान आपका जो अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आया था ड्रॉप पे, उसकी बॉडी की ट्रिगर लाइन, यानी अपर ट्रिगर लाइन और उसकी बॉडी की ट्रिगर लाइन, वो भी यही जोन बन रहा है। तो जब आपकी दो तीन चीज़ें मैच कर जाती है ना, कि वहीं पे आपका ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है, या वहीं पे आपका एफवीजी है, या उसी जगह पे आपकी कोई ट्रिगर लाइन आ रही है, तो वो स्ट्रॉन्ग जोन है। प्राइस वहां पे टच करे तो वहां से आपको रेडी रहना चाहिए। जैसे ही 1 मिनट की कंफर्मेशन आए, बाय कर लें। दोबारा दोबारा कंफर्मेशन की जरूरत होती है, क्योंकि ये जोन है, प्राइस ने इसको टेस्ट किया है, दोबारा कंफर्मेशन लेना अच्छी बात है। नहीं भी लेंगे तो आप स्टॉप लॉस फिर इसी कैंडल के नीचे लगाएंगे, जिसमें फेयर वैल्यू गैप था, उसी कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस होगा, प्राइस यहाँ से उठ जाएगी। ये सबसे अच्छा काम करती है ये टेक्निक M15 में। लेकिन M5 पे हम आप इसको ट्राई कर सकते हैं। मैं इसकी बात कर रहा हूँ, फेयर वैल्यू गैप वाली जो टेक्निक है ना, कि प्राइस अपना गैप छोड़ जाए, तो वो M15 पे उसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है। अच्छा जी, अब जो है दूसरे जो आज का हमारा टॉपिक था, वो ये है कि हमने रिस्क कैसे अपना मैनेज करना है, रिस्क को कैसे कैलकुलेट करना है। सबसे पहले हम, मैं आपको ये बता चुका हूँ कि हम काम करते हैं 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट्स, 5 मिनट्स, 15 मिनट्स। हमारी मैक्सिमम 80% ट्रेडिंग इस टाइम फ्रेम पे होती है ट्रेंड के साथ। ठीक है, इस पे हम 30 मिनट्स को भी चले ऐड कर लेते हैं, और 1 आवर को भी ऐड कर लेते हैं। चलें जी, यहाँ तक काफ़ी रहेगा। आपने अब करना यह है कि अगर आपको 30 मिनट्स का लेवल है, लेवल आपके पास लगा हुआ है 30 मिनट्स का, ठीक हो गया जी। ये बात बहुत गौर से आपने समझनी है। 30 मिनट्स का लेवल है, तो 30 मिनट्स की जो रेंज है ना, 30 मिनट्स की रेंज है आपकी 50 to 60 पिप्स। 50 से 60 पिप्स आपको 30 मिनट का सेटअप देता है। अब यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप है, ऑर्डर ब्लॉक है, या ऑर्डर ब्लॉक है, और 30 मिनट्स का लेवल है, यानी ये चीज़ बन रही है आपके पास। ये 30 मिनट्स का लेवल है, स्ट्रक्चर लेवल, यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक भी है 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे। अब प्राइस यहाँ पे ड्रॉप दे रही है, ठीक है। यहाँ पे अब आपने कैसे ट्रेड करना है। अब मसला ये है, हम कंफर्मेशन लेंगे 1 मिनट की। कंफर्मेशन ये आ रही है, कंफर्मेशन है 1 मिनट की, सेटअप है 30 मिनट्स का। अब 30 मिनट का सेटअप आपको दो चीज़ें बता रहा है। एक, आपको ये बता रहा है कि आप 50 से 60 पिप्स में जाके प्रॉफिट टेकिंग कर लें, क्योंकि उसकी रेंज इतनी ही है, 30 मिनट्स का सेटअप इतना ही चलता है। लेकिन स्ट्रक्चर आपको बता रहा है कि वो बुलिश है, ट्रेंड बुलिश है। ठीक है, और स्ट्रक्चर का कानून ये है कि जब आपकी ट्रेड चल पड़ी है यहाँ से, तो आप उसको अपने स्ट्रक्चर हाई तक कम अज कम आना है। पहला टीपी ये है। अब इसको मैनेज करने का तरीका देखें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अगर आप यहाँ पे आते हैं, इस ऑर्डर ब्लॉक पे आके आप कंफर्मेशन ले रहे हैं 1 मिनट की। 1 मिनट की रेंज कितनी है, 1 मिनट की रेंज है 15 पिप्स की। 30 मिनट्स की रेंज है 50 से 60 पिप्स की। अब आप क्या करेंगे, आपने करना ये है, लेवल चूंकि बड़ा है, ठीक है, लेवल आपके पास बड़े टाइम फ्रेम का आ रहा है, तो आपने इस टीपी से पहले आउट नहीं होना, किसी सूरत भी आउट नहीं होना, क्योंकि टीपी आपको मिलना है। आपका ट्रेंड आपको बता रहा है कि प्राइस वहां तक दोबारा आती है, जैसे यहाँ से यहाँ पे आई थी, आप यहाँ से अगर बाय करते तो प्राइस ने इसको टच किया ना, देखें इस जगह पे आके। ठीक है, तो अब यहाँ पे दोबारा एविडेंस बन रहा है, तो प्राइस अपने हाई को टच करेगी, या यहाँ पे आपका एविडेंस बनता है इस जगह पे आके 30 मिनट का, तो प्राइस अपने हाई को टच करेगी, जरूर करेगी, अगर वो ट्रेड चल पड़ती है तो। अब यहाँ पे दो तरीके हैं ट्रेड करने के। यहाँ पे प्राइस आई, इस जगह पे एविडेंस बन गया, हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप बन गया 1 मिनट का। 1 मिनट का हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप बन गया। आपने अब यहाँ पे ये करना है कि आपने थोड़ा सा बड़ा रिस्क ऐड करना है। ठीक है, जो नए लोग हैं उन वो थोड़ा सा एहतियात करें अभी, मैं क्योंकि इसमें पुराने लोग भी, पुराने स्टूडेंट्स भी शामिल हैं, मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ। यहाँ पे आपने ये करना है कि अगर आपका 1% रिस्क होता है पर ट्रेड, तो आप यहाँ से 2%, 2.5%, 3% पे जा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग लेवल आपके पास M30 का लेवल, अच्छा लेवल है। आपने 1 मिनट पे ट्रेड ले ली, 1 मिनट की रेंज आपको कितनी बताई है, 15 पिप्स। अब आप ये करेंगे कि आपने जो रिस्क बढ़ाया था ना अपना, 2.5 से 3% पे लेके गए थे, 2.5% से 3% पे लेके थे, तो आप जो ओवर रिस्क आपका था ना, वो आप काट दें। 20 पिप में जाके काट दें, जो 21 की रेंज है, 15 से 20 पिप जो उसकी रेंज है 1 मिनट की, क्योंकि आपने कंफर्मेशन 1 मिनट पे ली है। तो वो जो 20 पिप थे, वो आपको एक बड़ा अच्छा प्रॉफिट देंगे स्टार्ट में ही। इससे अकाउंट बहुत तेजी से ग्रो होता है। क्या, आपने 2% जो अपना रिस्क है वो यहाँ पे काट देना है 20 पिप में जाके। मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ, मैंने एक स्टैंडर्ड लॉट से काम करना होता है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 3 स्टैंडर्ड लॉट्स ले लेता हूँ रिस्क मैनेज करके।
अभी हम आगे पढ़ेंगे पिप्स कैसे मैनेज करने हैं, अपने लॉट साइज कैसे मैनेज करना है, वो 10 मिनट का काम है सिर्फ। मैंने यहाँ पे 3 स्टैंडर्ड लॉट्स ले ली। तो 20 पिप जब आएंगे ना मुझे, 20 पिप्स आएंगे, तो 20 पिप्स में जाके मैं इसमें से तीन में से 2 स्टैंडर्ड लॉट्स काट दूंगा, 2 स्टैंडर्ड लॉट्स काट दूंगा। ठीक है, तो ये मुझे बचेंगे $400। पीछे रहेगी एक स्टैंडर्ड लॉट, 1%, वो चलती रहेगी। वो कहाँ तक चलेगी? M30 के TP तक। ठीक है। अब ये जो M1 की कंफर्मेशन थी ना, अब M1 की छोटी सी कंफर्मेशन होती है, मुमकिन है ये मेरा स्टॉप लॉस हिट कर दे, या मेरा TP, या मेरा वो ब्रेक इवन कर दे। ठीक है, तो उसमें मेरे लॉस वाली कहानी खत्म हो गई है। ये जो शुरू के 20 पिप्स थे उसमें से मैंने एक अच्छी अमाउंट निकाल ली है। बाकी मेरा एक छोटा सा रिस्क चल रहा है, उसको मैं चलने दूंगा यहाँ तक। इसका स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा? वन, जो बड़ा रिस्क था उसका स्टॉप लॉस होगा 1 मिनट के हिसाब से, छोटा सा बिल्कुल। और जो आपका रेगुलर रिस्क है ना, जो आपने 1% लेना था, उसका स्टॉप लॉस होगा 30 मिनट के हिसाब से, नीचे होगा वो। ठीक है, अब वो आपने 30 मिनट्स की ट्रेड ली है, सिर्फ कंफर्मेशन 1 मिनट की है। अब ये 1 मिनट की ट्रेड नहीं है, ये बात याद रखें। ये जो यहाँ से आपने ट्रेड ली है, ये 1 मिनट की नहीं है। 1 मिनट की सिर्फ कंफर्मेशन थी। और 1 मिनट की कंफर्मेशन जो होती है वो 20 पिप्स आपको आराम से लाजमी देती है, हर सूरत देती है, अगर अगर आपका अच्छा सेटअप बना हुआ है, हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप बन गया तो। ट्रेंड के साथ हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप ही होगा, जाहिर है। और आपको M30 का जो ऑर्डर ब्लॉक है वो कम से कम 20 पिप तो रिजेक्शन देगा ना, एक बार 20-30 पिप तो आपको निकाल के देगा। उससे आपने फायदा उठाना है शुरू में। उसमें आपने ये करना है, बड़ा रिस्क लेके जो इसकी रेंज है। फॉर एग्जाम्पल, अब हम थोड़ी सी अपना सिनेरियो चेंज करते हैं, क्योंकि 1 मिनट तो मैं आपको मना कर रहा हूँ खुद ही। ठीक है, लेकिन ये मैं उनसे मुखातिब था कि जो हमारे साथ 1 मिनट पे ट्रेड करने के आदी हो चुके हैं। अब हम थोड़ी सी और बात करते हैं इसी इसी सिनेरियो में। ये है जी आपका लेवल 30 मिनट्स का। 30 मिनट की लेवल से आपने ट्रेड करनी है, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है 30 मिनट्स का, इस जगह पे। कंफर्मेशन अब आपको मिल रही है 1 मिनट की नहीं, बल्कि कंफर्मेशन आपको मिल रही है अब यहाँ पे 5 मिनट की। ये कंफर्मेशन 5 मिनट की आ रही है, लेवल 30 मिनट्स का है। अब आपने क्या करना है? अब यहाँ पे ये होगा कि 5 मिनट की जो रेंज है, मैं अभी सबकी रेंज आपको लिख के दूंगा। 5 मिनट की रेंज होती है, जो कंफर्म रेंज होती है वो होती है 25 से 30 पिप्स की, 25 to 30 पिप्स। अब मैंने यहाँ से ट्रेड लेनी है, तो मेरा रिस्क कितना होना चाहिए? अगर पहले मैं 5 मिनट पे नजर रखूंगा, यहाँ पे बन गया 5 मिनट का एक बड़ा स्ट्रॉन्ग सा सेटअप। एक स्ट्रॉन्ग सेटअप क्या होता है आपको पता है? क्लाइमेक्टिक एक्शन बार का सिनेरियो नंबर 3 बन गया फॉर एग्जांपल, या सिनेरियो नंबर 2 बन गया, वो भी बड़ा स्ट्रॉन्ग है ट्रेंड के साथ। मैं सिनेरियो नंबर 2 की बात करता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, मैं अगर 1% रिस्क लेना होता है ना ट्रेड पे, तो मैं इस पे रिस्क लूंगा 3%, या 2.5%, या 2%, चलिए मैंने डबल कर लिया, 2% रिस्क ले लिया। अब जैसे ही 30 पिप कंप्लीट होंगे, 25 से 30 पिप्स कहीं पे भी, जैसी प्राइस ने विक लगाई है, 25, 26, 27, 28, 29, 30, जहां पे भी मेरा हाथ उस पर चल गया, तो मैं उसको काट दूंगा ट्रेड को। कितना काटूंगा? अगर 3% रिस्क है तो 2% में बीच में से क्लोज कर दूंगा। अब 30 पिप्स के साथ अगर मैंने 30 पिप्स पकड़ लिए हैं और मेरे 2 स्टैंडर्ड लॉट्स काट दिए हैं, तो कितने बने? 300 और 300, $600 तो यहीं पे आ गए। ठीक है, पीछे रह गया एक स्टैंडर्ड लॉट, या 1% रिस्क मेरा, अभी मैं पिप्स की बात नहीं कर रहा। 1% रिस्क रह गया, उसको मैं चलने दूंगा कहाँ तक? यहाँ तक। क्योंकि मेरी ट्रेड जो थी ना, जो मेरा सूल है वो मुझे ये बता रहा है कि यहाँ पे प्राइस टच करे तो मैं अपने अकाउंट का 1% रिस्क लूँ, और 2%, 3%, या यहाँ तक जितना भी आ रहा है उसको मैं ले सकता हूँ आराम से। इसमें भी अब दो तरीके हैं। 1% जब आपने रिस्क लिया, अब आपकी ट्रेड चल रही है, यहाँ पे आपने 30 पिप पे जाके बड़ा रिस्क काट दिया, अब आपका छोटा सा रिस्क चल रहा है, उसका आपका स्टॉप लॉस कहाँ लगा होगा? 30 मिनट्स के हिसाब से। अब आपने 5 मिनट को भूल जाना है। 5 मिनट का जो स्टॉप लॉस था वो सिर्फ और सिर्फ इस रिस्क के लिए था, बड़े रिस्क के लिए, ताकि अगर आपका 30 मिनट का स्टॉप लॉस हिट हो तो बहुत बड़ा लॉस ना बने आपका। 3% में जो आपका जो बड़ा रिस्क था ना, ये 2% जो आपने काटना था, उसका स्टॉप लॉस नीचे होगा, बिल्कुल छोटा सा यहाँ पे साथ ही लगेगा 5 मिनट के सेटअप पे। क्योंकि आप 5 मिनट का सेटअप प्ले कर रहे हैं अभी। जब आपको 5 मिनट की रेंज मिल गई, तो यहाँ पे आप 5 मिनट की ट्रेड से आउट हो गए, क्योंकि उसका काम पूरा हो गया, उसने अपने आप को ट्रेड दे दी है। पीछे रह गया 1% रिस्क, उसका टारगेट ये ऊपर है, और मोस्ट प्रोबेबली ये है। इस तरह जैसे भी हुआ है, मैंने आपको जिन लोगों ने लाइव ट्रेड किया आपको बताया था कि अगर ये लेवल ब्रेक हो गया तो प्राइस फिर काफ़ी ऊपर निकल जाती है। इसको आपने होल्ड करके रखना है, और इसका स्टॉप लॉस नीचे लगाना है। आपकी असल ट्रेड जो है वो 30 मिनट्स की है। ये तो आपने यहाँ से समझें कि एक, इसको कहते हैं स्नाइपर एंट्री, जो आपने सुना होगा अक्सर नाम। स्नाइपर ये है कि आपने बिल्कुल उसके निशाना लेके आपने उस पर अपना काम कर दिया। ठीक है, एक बड़ा प्रॉफिट आपने उठा लिया शुरू में ही।
अब वो ट्रेड चले ना चले, वो जिधर भी जाए, वो अब आपकी उसकी टेंशन खत्म हो गई, क्योंकि एक बड़ा प्रॉफिट आपके हाथ में आ चुका है। हाँ, जो नीचे स्टॉप लॉस लगाया है, ये सेफ है। उसकी वजह क्या है? क्योंकि यहाँ पे जो ऑर्डर ब्लॉक बना था, जो फेयर वैल्यू गैप बना था, आपने किसी वजह से मार्क किया था ना। आपने तब मार्क किया था कि प्राइस ने इसका स्ट्रक्चर ब्रेक किया था प्रीवियस, आपको पता है ये ऑर्डर ब्लॉक वैलिड हो गया। फिर प्राइस नीचे आई है, अब यहाँ पे कंफर्मेशन चाहिए होती है, तो कंफर्मेशन भी 5 मिनट में आ गई है। तो इसका मतलब है कि सेटअप वैलिड है। एक तो आपको पहले से ही पता था एसएमसी के थ्रू के सेटअप वैलिड है, क्योंकि इसने स्ट्रक्चर ब्रेक किया हुआ है। दूसरी कंफर्मेशन आपको मिल गई 5 मिनट से। अब इस 5 मिनट से आपने बड़ा फायदा भी उठा लिया, और इसी की कंफर्मेशन पे आपकी एक रेगुलर ट्रेड भी चल रही है, जिसका टीपी ये है। या फिर क्या टीपी है आपका? 30 मिनट की रेंज क्या बताइए है? 50 से 60 पिप्स। आप बेशक यहाँ पे आउट हो जाए, आपकी कहानी खत्म होगी यहाँ पे। अदरवाइज यहाँ पे 50-60 पिप पे जाके 1% में से भी क्लोजिंग कर लें, 0.5% यहाँ पे काट दें। 0.5% ना काटें, 0.75% काट दें। ठीक है जी, 0.07% काट दें, यानी 7 हिस्से उसके काट दें, 3 हिस्से चलते रहने दें। वो बेशक यहाँ पे जाके काटें, बेशक उसका होल्ड कर दें, चलती रहेगी वो ट्रेड। मेरी जो ऐसी ट्रेड्स होती हैं, वो फिर क्या करती हैं, वो आके ब्रेक इवन हिट करती हैं, मतलब उसने ये पर ब्रेक कर दिया, तो मैं अपना कहाँ ले आऊंगा? स्टॉप लॉस। यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक है, फेयर वैल्यू गैप है, मैं उसके नीचे स्टॉप लॉस कर दूंगा। यहाँ पे जो स्टॉप लॉस था उसको उठा के यहाँ पे कर दिया। जब इसने एक हाई लगाया, इसको ब्रेक कर दिया, मैं स्टॉप लॉस उठा के यहाँ पे कर दूंगा। अक्सर मैं ऐसे ही करता हूँ। और फिर प्राइस होता क्या है कि किसी दिन मैं सो रहा हूँ, जाग रहा हूँ कहीं पे, तो प्राइस यहाँ पे इसका स्टॉप लॉस हिट कर देती है। तो इसमें से भी मैक्सिमम प्रॉफिट टेकिंग हो चुकी होती है, एंड पे आके जो ये ऊपर वाली वेव है बस ये रह जाती है, बाकी सारा कमाया हुआ होता है। बड़ा रिस्क लेके बड़े पैसे भी आ जाते हैं, छोटे रिस्क के साथ छोटी ट्रेड भी पकड़ी जाती है, और जो रेगुलर ट्रेड थी 1% वाली, वो भी अपना टारगेट अच्छा दे देती है। तो रिस्क मैनेजमेंट का सबसे पहला सूल ये है। ये चार्ट गंदा हो गया, उम्मीद है कि आप इसकी रिकॉर्डिंग देखेंगे तो आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी। इसी तरीके से अब आपके पास करेंसी में आप काम कर रहे हैं, सब लोग गोल्ड में भी नहीं काम कर रहे। अब आपके पास चार्ट है 1 आवर का। जी, आपको मैंने बताया था कि यहाँ पे आपने एविडेंस देखना है या फिर यहाँ पे देखना है। आजकल यहाँ पे ही मिल रहा है एविडेंस। ठीक है, अगर चले अब इस दफा हम हम सपोज करते हैं कि आपको यहाँ पे मिल रहा है एविडेंस, बिल्कुल इस लाइन पे मिल रहा है। यहीं पे कोई आपके पास ट्रिगर लाइन भी है, यहीं पे वॉल्यूम भी है, यहीं पे आपको एफएजी भी मिल गया। अब प्राइस नीचे आती है। अब आपने क्या करना है? लेवल है ये 4 आवर का। 4 आवर की जो रेंज है, वो आराम से 4 आवर जो है ना, आपको 200 से 250 पिप्स आराम से देता है। 200-250 पिप्स ये आपको आराम से मिलते हैं। अब प्राइस यहाँ पे आ गई। अब आपने जब इसमें काम करना है ना करेंसी में, तो मैंने आपको एक बात समझाई है कि आपने 4 आवर या डेली पे काम करना है, इससे नीचे नहीं आना। तो आप 4 आवर देख रहे हैं। यहाँ पे अब आपको कंफर्मेशन किसकी चाहिए? कंफर्मेशन चाहिए आपको 1 आवर की। ठीक है, या 15 मिनट की, मैक्स कम से कम 15 मिनट। मैं 15 मिनट भी वैसे नहीं कहता, मैं 1 आवर ही कहता हूँ। 1 आवर पे ले लिया करें, वो सबसे अच्छी होती है, क्योंकि करेंसी में स्टॉप लॉस बड़े नहीं बनते, छोटे छोटे स्टॉप लॉस बनेंगे। चले आपको और मजीद छोटा करना है, आप 30 मिनट्स पे आ जाए। अब 30 मिनट में यहाँ पे एक अच्छा सेटअप बन जाता है। मिसाल के तौर पे अच्छे सेटअप में क्या होता है? क्लाइमैक्टिक बार बन जाती है, क्लाइमैक्टिक एक्शन बार ये बन सकती है, या आपके पास 2 बार रिवर्सल बन सकता है, या आपके पास एफर्ट वर्सेस रिजल्ट बन सकता है। मेरे पास तो ये तीन कन्फर्मेशन अच्छी होती हैं। ठीक है, अब इनमें से एक चीज़ बन गई। अब आपने क्या किया? सोचने की चीज़ें यहाँ पे क्या है जो फ़ौरन आपके जहन में होनी चाहिए, वो ये है कि 30 मिनट्स का कंफर्म सेटअप बन गया। 30 मिनट की रेंज कितनी है? आप मैंने बताइए, 50 to 60 पिप्स। ये आपको करेंसी की बात बता रहा हूँ। अच्छा, अब आपके पास 4 आवर की लिमिट क्या है? वो है 200 से 250 पिप, या फिर ये वाला स्ट्रक्चर हाई। ये दोनों टारगेट हैं। अगर पहले 250 पे पूरे हो रहे हैं, 200 से 250, तब भी काट सकते हैं आप, या ब्रेक इवन कर सकते हैं, या पहले आपका स्ट्रक्चर लेवल आ गया, जो पहले आ जाए। अगर पहले ये बन जाए ठीक है, वरना फिर ये। अब आपने क्या किया? अब आपको पता है कि 50-60 पिप तो कंफर्म है, क्योंकि M30 का, जैसे अभी मैंने आपको बताया था, जो भी हमने लाइव ट्रेड किया, कि 15 मिनट का सेटअप बना है ना, तो 40 से 50 पिप कंफर्म है। ये बात अभी आपको लाइव में बताइए, अभी 1-2 घंटा पहले जब हमने ट्रेड की है। और आपने देखा कि एग्जैक्ट जो पहला टारगेट हमें मिला, वो 47 नहीं, 60 पिप्स पे शायद गई है प्राइस। ठीक है, 47-45 पे जाके मैंने अपनी ट्रेड पे प्रॉफिट टेकिंग की है। 60 पिप्स उसने दिए हैं। तो ये रेंज मिलती है अगर आपका कंफर्म सेटअप है। 30 मिनट का कंफर्म सेटअप है, 50-60 पिप्स तो पके हैं। अब आपने क्या करना है? 1% रिस्क नहीं लेना। ये तो आपकी रेगुलर ट्रेड है, 1% रिस्क और 2% गेन, ये तो रेगुलर ट्रेड है। आपने अपना यहाँ पे रिस्क बढ़ा के लेना है। आपने लिया 2.5%। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि जब आपकी ट्रेड चल पड़ी 50 से 60 पिप्स, 50 पिप्स कर लें, 50 पिप चल पड़ी, तो आपने 2.5 में से 1.5 काट देना है। ये ऊपर वाला जो आपका रिस्क था ना, वो पूरा हो गया, क्योंकि एविडेंस 30 मिनट्स का था। तो 30 मिनट की रेंज यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। बड़े रिस्क से निकल जाए, बस ये आपकी कमाई बड़ी अच्छी होगी, बहुत ज़बरदस्त होगी। 50-60 पिप बड़ी लॉट के साथ बहुत अच्छे होते हैं, ये एक्स्ट्रा रिस्क के साथ। अब रह गया आपका पीछे
1% रिस्क, उसका क्या तरीकाकार होगा, उसका स्टॉप लॉस होगा H4 के हिसाब से। अब आप क्यों कॉन्फिडेंट हैं? क्योंकि आपने ट्रेड लिया, एक तो H4 का लेवल था। अब लेवल आप वहीं पे लगाते हैं जहां पे, मैं दोबारा बता रहा हूँ, जहां पे आपका कंफर्म फेयर वैल्यू गैप था, जो काम करने वाला था, ये ऑर्डर ब्लॉक था। अब आपने उसकी कंफर्मेशन भी ली है, सिर्फ तुक्का नहीं लगाया कि ये काम करेगा। कंफर्मेशन किस में ली है, 30 मिनट्स में या 1 आवर में। अब 30 मिनट्स का जो कंफर्म रेंज है वो 50-60 पे है। तो इस पे आपने बड़ा रिस्क लिया और यहाँ पे जाके बड़ा रिस्क काट दिया। ये आपकी असल कमाई ये थी जो शुरू में ही आपने ले ली। पीछे जो रह गया ना 1% रिस्क, उसका स्टॉप लॉस अब 30 मिनट के हिसाब से नहीं होगा, उसका स्टॉप लॉस होगा बड़ा। 4 आवर के ऑर्डर ब्लॉक के नीचे, 4 आवर के फेयर वैल्यू गैप के नीचे आपका स्टॉप लॉस होगा। इसको आपने चलते रहने देना, ये देर लगाएगा। ठीक है, मुमकिन है ये करेंसी में 2 दिन लगा दे, 4 दिन लगा दे। हमने अभी CHF पे एक ट्रेड ली हुई है, उसको मैं ख्याल है हफ्ते से ऊपर ही हो गया, अभी तक वो उधर ही फिर रही है। कभी 100 पे ऊपर है, फिर नीचे, फिर 100 पे ऊपर, फिर नीचे। ठीक है, बिटकॉइन चल रही है, बिटकॉइन वैसे अच्छे पिप दे गया, लेकिन वो ट्रेड भी वीकली की है। अभी आपको दिखाता हूँ। तो ये चीज़ें हैं इसमें। अब इसमें उम्मीद है आपको समझ आई होगी कि आपने किस तरीके से, पहले तो ट्रेड एग्जिक यानी पिप्स की रेंज क्या है, हाँ वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे आपको जल्दी से। 1 मिनट, यानी ये कंफर्मेशन जो आती है ना, इन जगहों पे आके कंफर्मेशन आती है, अगर 1 मिनट की आ रही है तो 15 पिप कंफर्म है। इस पे बड़ा रिस्क लें, बाकी को छोड़ दें। उसके बाद आ गया आपका 3 मिनट, इसमें आपके 20 पिप कंफर्म है। उसके बाद आ गया 5 मिनट, इसमें आप 30 कर। ठीक है, 25 से 30 होते हैं तकरीबन। उसके बाद आ गया 15 मिनट, इसमें आपके पिप्स बनते हैं तकरीबन 40 से 50। आज 60 आए हैं, लेकिन 40 से 50 के दरमियान होता ही है ना, प्राइस तेज चल रही होती है। आपने काटी 45 पिप्स पे जाके, तो मुमकिन है वो 42 पे जाके कटे या 40 पे जाके कटे, लेकिन इस दौरान आप काटने की कोशिश किया करें कि रिस्क जल्दी से कैलकुलेट करें और उतना रिस्क काट दें। फिर आगे आपका 30 मिनट, 30 मिनट पे आपके 60 पिप्स तकरीबन मिल जाते हैं आपको आराम से, 50 से 60 पिप्स। उसके बाद आ गया 50 भी कर लें साथ, 50 to 60 पिप्स आपको 30 मिनट में मिलने चाहिए इजीली बिल्कुल। फिर आ गया 1 आवर, 1 आवर पे आपके 80 to 100 पिप्स होते हैं। फिर आपका बनता है 4 आवर, 4 आवर में आपके बनते हैं 250 पिप्स। इसके आसपास जो है आपको मिलता है लाजमी 4 आवर में। तो अब जब आपको कंफर्मेशन मिलेंगी, ये बात याद रखनी है, स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस की रटने लगानी है अब। अगर आपका यहाँ पे आके स्टॉप लॉस सेट होता है, तो आपके पास 1 मिनट का जो सेटअप था, 15 पिप पे जाके बड़े रिस्क से निकल जाए, 1 मिनट की ट्रेड क्लोज हो गई। अब जो आपका छोटा रिस्क रह गया, वो फिर आपका 4 आवर, वो ट्रेड आपने होल्ड करनी है। वो आपकी चलती रहेगी, वो या इस लेवल तक आएगी या इस लेवल। वो आपने देखना है कि आपका किस लेवल का आपका एविडेंस बना हुआ है। ठीक है, आपका एविडेंस बनता है, यानी आप स्ट्रक्चर ही 5 मिनट का देख रहे हैं, यानी आप यहाँ प्राइस आई है, अब यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक ही 5 मिनट का है। तो अब क्या होगा, अब तो छोटे टाइम फ्रेम पे काम कर रहे हैं। कंफर्मेशन आपने ली 1 मिनट की, हमारे पास यही ट्रेडिंग होती है ना, 5 मिनट का लेवल लगाया होता है हमने, 1 मिनट की कंफर्मेशन लेते हैं। तो जैसे ही 15 पिप आए, आप इसमें से बड़े रिस्क में से आउट हो जाएं, अगर वो कंफर्म सेटअप है तो। 1 मिनट का कंफर्म सेटअप, हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप है तो 15 मिनट पे जाके, 15 पिप पे जाके आप अपना जो बड़ा रिस्क होगा, ओवर रिस्क जिसे हम कहते हैं, आपका जो ओवर रिस्किंग आपने की हुई थी, उससे आप आउट हो जाएंगे। पीछे जो आपका रेगुलर रिस्क होगा, उसका स्टॉप लॉस ऑर्डर ब्लॉक के नीचे ही होगा 5 मिनट के, और उसका TP ये होगा। उसमें आपको अगर 25 पिप्स पहले मिल जाते हैं तो भी ठीक है, अगर आपको स्ट्रक्चर लेवल मिल जाता है तो भी ठीक है, दोनों ठीक है। ठीक है, आप इसको होल्ड करके रखें, फिर प्राइस चलती रहेगी, मूवमेंट होती रहेगी। तो ये तरीकाकार है। टारगेट आपने लेना है उस टाइम फ्रेम का जिसका सेटअप बना हुआ है। 5 मिनट का सेटअप है तो 5 मिनट के स्ट्रक्चर लेवल पे जाने दें। 4 आवर का सेटअप है तो 4 आवर के स्ट्रक्चर लेवल तक जाने दें। 1 आवर का सेटअप है, 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक, 1 आवर का FVG है, तो 1 आवर के स्ट्रक्चर लेवल पे जाने दें। यहाँ पे जो कंफर्मेशन देख रहे हैं 1 मिनट की है, तो 15 पिप में बड़ा रिस्क खत्म कर दें। 15 मिनट की है तो 30 पिप में जाके, 30 से 40 पिप में जाके बड़ा रिस्क खत्म कर दें, बाकी ट्रेड चलते रहने दें। उम्मीद है कि आपको चीज़ समझ आई होगी। पीछे रह गया आपने कैसे कैलकुलेट करना है अपना रिस्क। देखिए जिसमें होता ही है कि आपका अगर अकाउंट है, मिनिमम अकाउंट जो चाहिए ना आपको ट्रेड करने के लिए, वो $1000 है। $1000 आपके पास होने चाहिए ट्रेड, अगर आपने ट्रेड, अगर आपका प्रोफेशन ही आगे चल के ये बनना है, आप इस पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, इस पे कमाना चाह रहे हैं, तो 2 ढाई 3 लाख रुपए आपके पास कम अज कम होने चाहिए। $1000 का आपका अकाउंट है। आपने करना ये है कि आपने, अगर आपका हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप बन गया, आप 2% रिस्क पे जाएं, 3% पे इसलिए ना जाएं क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना जो ऑन द स्पॉट बन रही होती हैं, और वो हमें पता होता है, जिनको एक्सपीरियंस होता है, छठीस भी काम कर रही होती है साथ की, सेटअप चलने वाला लग रहा है कि नहीं, और चीज़ें भी बेशुमार चीज़ें मार्केट में चल रही होती हैं। तो इसलिए आप 2% रखें इसको। मैं बेशक 3 पे जाऊँ या अपना 4 बताऊँ, आपने उस पर नहीं जाना, आपने 2 पे रहना है अभी। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपका यकीन बन जाएगा, फिर आप बेशक ऊपर निकल जाए। आपने 2% रिस्क लेना है। तो 2% रिस्क का मतलब है कि 1000 में से $20 का स्टॉप लॉस होना चाहिए। ठीक है, $20 का स्टॉप लॉस होना चाहिए। अब स्टॉप लॉस कभी बन रहा है आपका 15 पिप्स का, कभी बन रहा है 60 पिप्स का।
कैसे मैनेज करेंगे? कभी बन रहा है आपका 40 पिप्स का। ठीक है, इसको मैनेज करने का आसान सा तरीका है। आपने ये करना है कि ये मैं सेटअप आपको बना देता हूँ। ये एक सेटअप बन गया, ये प्राइस अपने लेवल पे आई है, यहाँ पे कंफर्म सेटअप बन गया है। सेटअप बना है जी आपका 5 मिनट्स का। 5 मिनट का सेटअप बना है, इस जगह पे आपने बाय करना है। आपने स्टॉप लॉस काउंट किया 5 मिनट के हिसाब से, तो आपका स्टॉप लॉस आ रहा है फॉर एग्जाम्पल 40 पिप्स का। 40 पिप्स का स्टॉप लॉस है, ये तो आप फौरन नाप लेंगे ना। वो तो आपने कैसे नापना है, ये देखें मैयर पकड़ा ये वाला, और ये कैलकुलेट कर रहे हैं यहाँ तक। ये देखें, ये 40 पिप्स बन रहा है एग्जैक्ट। तो 40 पिप्स का मतलब है 400 पॉइंट्स। अब यहाँ पे 400 पॉइंट्स आ रहे हैं, 401 पॉइंट्स आ रहे हैं। तो आपने फौरन से क्या करना है, आपके पास कितनी अमाउंट है रिस्क लगाने के लिए? 2%, यानी कितने डॉलर बन रहे हैं? $20। तो आप फौरन से क्या करेंगे, आप ये करेंगे जी 20, जितने डॉलर आपने रिस्क पे लगाने हैं, डिवाइडेड बाई पॉइंट्स, यानी 40 पिप्स हैं तो 400 पॉइंट्स हैं। ये आपने फार्मूला लगा देना है। एक सेकंड में मैं, एक मिनट में आपको कैलकुलेटर भी यहाँ पे शेयर कर देता हूँ। हाँ जी, कैलकुलेटर शेयर हो गया मेरा ख्याल है। हाँ जी। अच्छा जी, 40 पिप्स का आपका स्टॉप लॉस बन रहा था, ठीक है जी। 40 पिप्स का जब स्टॉप लॉस बन रहा है, तो आपके पास अमाउंट कितनी है? ये आपका स्टॉप लॉस है। अमाउंट आपकी कितनी बन रही है? अमाउंट आपकी बन रही है $20 की। तो आपने क्या करना है, 20, यानी अपनी अमाउंट को डिवाइडेड बाई स्टॉप लॉस जितने पिप्स का बन रहा है ना, उतने पॉइंट्स, पॉइंट्स बनाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करना है। वैसे तो ये जो मैयर है, ये आपको पॉइंट्स में दिखा रहा होता है। ये देखें ना, ये कैंडल नापी थी ना अभी इस जगह पे, तो ये देखें 32 और ये 40 यहाँ पे आ रहा है। ये 401 यानी 400। ठीक है, तो डिवाइड आपने किससे करना है? डिवाइड आपने करना है पॉइंट्स, जितने पॉइंट्स बन रहे हैं स्टॉप लॉस के। अगर आपके पास 10 पिप का स्टॉप लॉस है ना, तो मल्टीप्लाई कर दें 10 से, तो 100 आएगा, 100 पॉइंट्स बनेंगे। तो डिवाइड बाई 400 करेंगे। अब आप इस पे आके देख लें क्या बन रहा है, आपका लॉट साइज निकल आएगा फौरन से। लॉट साइज ऐसे निकलेगा, ये देखें 20 डिवाइडेड बाई 400, 0.05। 0.05 की आपने लॉट लगा लेनी। 0.05 की लॉट से आप बाय कर सकते हैं आप यहाँ से, जहाँ पे भी आपका स्टॉप, आपका सेटअप बना है। ये मैंने आपको दिखाया था कि ये सेटअप बन रहा है आपका, ये 5 मिनट का सेटअप बन रहा है इस जगह से। स्टॉप लॉस बन रहा है 40 पिप्स का। अब आपके पास अमाउंट, जो रिस्क पे लगाने वाली अमाउंट है, आपको पता होनी चाहिए पहले से बिल्कुल। इस टाइम पे अगर आपके कैलकुलेशन शुरू कर देंगे तो टाइम, गाड़ी गुजर जाएगी आपकी, फिर नहीं बैठ सकते। ठीक है, तो यहाँ पे आके आपने बाय करना है। आपका स्टॉप लॉस है 40 पिप्स का। आपके पास जो अमाउंट है, अगर आपका $2000 का अकाउंट है और 2% आप रिस्क ले रहे हैं, तो कितनी अमाउंट बनती है? $40। ये चीज़ें आपको प्रैक्टिस से याद हो जाएंगी। अब $40 है और 40 पिप्स है, तो क्या करेंगे, आप फौरन से जाएंगे उधर। जितनी आपकी अमाउंट बनती है रिस्क लेने वाली, वो है $40। 40 डिवाइड करेंगे किस चीज़ से? डिवाइड आप करेंगे 400, जितने पॉइंट्स बन रहे हैं। 0.10, 0.10 की ट्रेड ले लें, यहाँ से बाय कर लें 0.10 से। अब उसको क्लोज कैसे करना है या कैसे मैनेजमेंट करनी है, इसके लिए मैं आपको एक लिंक दे देता हूँ। क्लास पड़ी हुई है हमारी उस पर, रिस्क मैनेजमेंट की जो क्लासेस यूट्यूब पे पब्लिक हुई हुई है ना, उनमें मैंने सारा तरीकाकार बताया हुआ है। उसमें मेटा 5 का पूरा इंट्रोडक्शन है कि कैसे अपने लॉट साइज को काटना है, कैसे उसको बढ़ाना है, कैसे स्टॉप लॉस ऊपर नीचे करना है। वो चीज़ आप वहाँ से देखेंगे। मेन जो कॉन्सेप्ट था वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिए। अब एक सेकंड होल्ड करें, मैं। अच्छा जी, एक जो क्वेश्चन, जो फ्रीक्वेंट क्वेश्चन है, वो ये होता है कि बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम में लेवल को कैसे रिफाइन करेंगे। इसकी मैं आपको बिल्कुल रिसेंट एग्जांपल दिखा देता हूँ। हालांकि प्राइस ने वहाँ पे टैप नहीं किया, लेकिन चले तरीकाकार यही होगा। अब ये देखें, इस जगह पे अगर आप आए, मैं ये लेवल्स को डिलीट कर रहा हूँ पहले, चार्ट में साफ कर देता हूँ। हाँ जी, अब आप ये देखें अगर, कि जब प्राइस इस जगह से उठी है, प्राइस ने ये एक बड़ी जबरदस्त किस्म की जो रेंज थी 2530 वाली, इसको ब्रेक कर दिया था। ठीक है, जब प्राइस इसको इस रेंज को ब्रेक करके ऊपर निकली है, तो हमारे पास अब पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्या आ रहे हैं? हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट आ रहे हैं, ये देखिए एक फेयर वैल्यू गैप है। आपको मैंने बताया था कि जो लेवल ब्रेक होता है ना आपका, ये आपकी ये विक ब्रेक हुई है। ये जो विक लगी है ना, ये इस पूरे स्ट्रक्चर का हिस्सा है। ये मैंने उस वीडियो में भी बताया था कि अब ये जो पूरा स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ था ना, ये जो पूरी रेंज ब्रेक हुई है, इसका हाईएस्ट पॉइंट ये वाली विक है। ठीक है जी, इसका ब्रेकआउट आपने देखना है। अब इसका ब्रेकआउट हो गया, इसके ब्रेकआउट के बाद जो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बनता है, प्राइस ऊपर निकल गई, तो ये एक बहुत बड़ा, एक जबरदस्त किस्म का फेयर वैल्यू गैप बन रहा है इस जगह पे। ठीक है, 4 आवर में प्राइस ने इसको टच किया भी है। अब इसको रिफाइन कैसे करना है, छोटा कैसे करना है? मेरा लेवल नीचे क्यों था? उसकी वजह यह है
कि ये बहुत बड़ा एक गैप बन गया है। ठीक है, अब इसमें अगर हम ट्रेड करते हैं, यानी हम इसको मार्क करते हैं पहले, ये हमारे पास एक लेवल मार्क हो गया इस जगह से लेके यहाँ तक। तो आप इस लेवल को ज़रा मेजर करें कि कितना बड़ा लेवल है। हालांकि इसने काम किया, देखें प्राइस ने टैप करके प्राइस ऊपर निकल गया इस लेवल को। आप अगर इसको मार्क करें तो ये 151 पिप्स 4 आवर पे, ये 150 पिप्स का तकरीबन आपका बन रहा है जी स्टॉप लॉस। ठीक है, अब इसको छोटा कैसे करना है? अब इसमें हमने कहीं स्टॉप लॉस पे तो लगाना है। अगर हम स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाते हैं, आपको मैंने बताया था स्टॉप लॉस लगाने का तरीका ये है कि जिस कैंडल में फेयर वैल्यू गैप बन रहा है उसी के लो के नीचे आप स्टॉप लॉस लगाएंगे। तो अगर हम इस पूरे लेवल को अब हम पूरा स्टॉप लॉस तक अगर इसको मार्क करें तो यहाँ से हमारी लेवल स्टार्ट हो रहा है और ये हमारा स्टॉप लॉस बनता है, तो वो जाके बन रहा है 300 पिप्स पे। 150 पिप्स का लेवल है और स्टॉप लॉस अगर हम H4 के हिसाब से लगाएं तो 300 पिप्स का स्टॉप लॉस बनता है। ठीक हो गया। अब इसको छोटा कैसे करना है? आप इसी जगह पे छोटे टाइम फ्रेम में जाएं। ठीक है जी, पहले आपने ये लेवल मार्क कर लिया, मैं इसको भी हटा रहा हूँ फिलहाल अभी। आपने पहले मार्क कर लिया जी ये वाला लेवल, ये सबसे बड़ा लेवल है H4 के हिसाब से। इसको जरा और छोटा टाइम फ्रेम में आए इसी जगह पे। H1 में आप देखें तो H1 में आपका फेयर वैल्यू गैप छोटा हो गया है, ये देखें। मैं उसको भी यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, वो ज़रा डार्क हो जाएगा। ये देखिए इस विक से लेके, ये देखिए इस वाली विक से लेके इस विक तक, इसमें छोटा हो गया लेवल। ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हमारा डिफाइन होकर थोड़ा छोटा हो गया। ये देखें जी ये जगह डार्क हो गई है ज़्यादा। अब हमारा H1 का ये लेवल है। ठीक है, अब इसको आपने अगर मजीद छोटा करना है तो आप छोटे टाइम फ्रेम में 45 पे चले जाएं। अब यहाँ पे अगर आप आके देखें तो यहाँ पे लेवल थोड़ा सा नीचे हो गया है, लेकिन स्टॉप लॉस और छोटा बन रहा है, यानी इस विक के नीचे स्टॉप लॉस बनेगा आपका। तो आप यहाँ पे भी इसी लेवल को आप नीचे ले आए, ये भी एक अलग से लेवल बन रहा है। ठीक हो गया। आप यहाँ पे M5 तक, हत्ता कि M1 तक जा सकते हैं इसी जगह पे जहाँ पे आपको ये फेयर वैल्यू गैप्स मिल रहे हैं, यहाँ पे आपको बाकी कंफर्मेशन भी मिलेंगी। लेकिन इसमें छोटा करने का नुकसान क्या होता है? फायदा ये होता है कि आपका स्टॉप लॉस छोटा बनेगा, आपके लेवल डिफाइन होते होते छोटे होते जाएंगे, स्टॉप लॉस छोटा बनेगा। हालांकि लेवल अभी H4 का ही है, ये पूरा लेवल H4 का है। ठीक है, इसको हम छोटा करते 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 कोशिश कर रहे हैं कि एक बिल्कुल बारीक सी लाइन कोई मिल जाए जहाँ से हम इसको बाय सेल कर सकें, जहाँ से हम इसको दोबारा बाय बैक कर सकें। तो उसका करने का नुकसान ये होता है कि समटाइम्स प्राइस वहाँ पे टच नहीं करती। मैं अब एहतियातन आपको क्या बताता हूँ कि H4 का हमारे पास ये जोन है ना। अब मैंने अगर कोई प्रोडिक्शन करनी है या कोई लेवल मार्किंग करनी है तो मैं इतना बड़ा लेवल नहीं बताऊंगा कि जिसका 300 पिप्स का हो, किसी को समझ ना आए कहाँ से करना है कहाँ से नहीं। मैं ये करूंगा इसको छोटा रिफाइन करते करते M5 में जाके कोई छोटा सा लेवल बताऊंगा कि जी यहाँ से आप कर सकते हैं, मिसाल के तौर पे M5 में ये बन रहा है। अब इसका फायदा ये है कि जब अगर प्राइस यहाँ पे अप्रोच करेगी स्टॉप लॉस छोटा सा बन रहा होगा, रिस्क कम होगा। लेकिन नुकसान ये है कि मुमकिन है प्राइस इसको टैप ना करे। अब यहाँ पे प्राइस ने H4 को ही टैप कर लिया, H4 को टैप करके ऊपर चले गए और H4 की भी मिड लाइन को टैप नहीं किया। क्योंकि मैंने बताया था कि हमेशा ऐसा नहीं होगा जैसा हम मार्क कर रहे होते हैं, जिस तरह हम लेवल मार्किंग करते हैं हमेशा ज़रूरी नहीं है कि वैसा ही हो। अब इसकी मिड लाइन भी ये थी, यानी कम से कम हमें यहाँ तक वेट करना चाहिए था। मैंने यही आपको जोन बताया था ना 35-37 का, भी आज भी हम बात कर रहे थे कि ये बड़ा अच्छा जोन है। लेकिन प्राइस ने वहाँ पे टैप नहीं किया, तो इसका नुकसान भी होता है और फायदा भी होता है। तो कोई भी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट आप ले लेते हैं, अब जैसे ये है, ये भी एक फेयर वैल्यू गैप है, प्राइस वहाँ पे बार बार टैप करके ऊपर निकल रही है H4 में। उसको आप छोटा करना चाहें तो आप यहाँ पे भी छोटा कर सकते हैं। ये लेवल लगा लिया आपने। ठीक है, अब इसकी मिड लाइन पे प्राइस या किसी जगह पे भी आप देखें, इसको छोटा करें, 1 आवर पे आए इसी जगह पे। अब हम 1 आवर में आए तो 1 आवर में देखें, ये फेयर वैल्यू गैप बन गया आपका बिल्कुल छोटा सा ये। आप देखें अब आपको ज़्यादा आसानी है बाय करने में कि कम? ये देखें प्राइस ने अब उस लेवल को, अब आपका लेवल कितना छोटा हो गया। पहले हमारा लेवल इतना बड़ा था H4 में, यहाँ से लेके यहाँ तक कहीं तक बन रहा है, और H1 में आके इतना छोटा हो गया। अब हमें बाय करना आसान हो गया। ये उसी लेवल को उसने टच किया, प्राइस ऊपर निकल गई। लेकिन इसका नुकसान भी आपको ये बता रहा हूँ कि समटाइम्स प्राइस पे इसको टच नहीं करती, मुमकिन है यहाँ तक आती और यहाँ से ऊपर निकल जाती। ठीक हो गया जी, तो ये तरीकाकार है। दूसरी जो चीज़ थी जो भी आतिफ ने बताई है, वो ये है कि आपके पास अगर ये सिचुएशन बन रही है, प्राइस ऊपर जाती है, अब आपने लेवल मार्किंग की है इस जगह पे, ये आपका लेवल है, इस जगह पे फेयर वैल्यू गैप भी यहाँ पे है, या कोई ट्रिगर लाइन है, या कोई अल्ट्रा हाई वॉल्यूम है, कुछ भी है, ऑर्डर ब्लॉक है, या आपका फिबोनाची है, कोई भी लेवल आपने यहाँ पे मार्क किया हुआ है। अब प्राइस यहाँ पे आती है नीचे, और इस लेवल से पहले जो आपने लेवल मार्क किया था इससे पहले प्राइस उठती है एक दफा। ठीक है, और यहाँ पे एक अच्छी स्ट्रॉन्ग स्पॉट बना लेती है इसी सेशन के दौरान। अब आपका लेवल नीचे है, प्राइस ने ऊपर ही आपको रिजेक्शंस देना शुरू कर दिए हैं।
अब अगर प्राइस इसको किसी न्यूज़ के टाइम पे या किसी अच्छे बड़े वॉल्यूम वाले सेशन में प्राइस इसको नीचे आती है और टैप करती है, तो इसके चलने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आपका ड्यू लेवल यही था। आपको प्राइस को यहाँ से उठना चाहिए था। यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप का मतलब यह है कि यहाँ पे काफी सारे ऑर्डर्स बाकी हैं, तो प्राइस को यहाँ से उठना चाहिए। ठीक है, तो इस जगह से प्राइस जो आपकी ट्रेड इस जगह से चलेगी, यानी जहाँ पे प्राइस ने लिक्विडिटी बिल्ड की है, जहाँ पे मुसलसल एक सपोर्ट बना के रखी है और यहाँ से बार बार बाय दिखाया है, तो यहाँ पे बार बार बाय देने का मकसद यही था कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस लेवल पे ट्रस्ट करें और इस पे बैठें। तो लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट ये है कि लोगों को इस जगह से बाय में बिठा के प्राइस फिर उन सबका स्टॉप लॉस सेट करेगी। और जो ड्यू लेवल आपने यहाँ पे मार्क किया हुआ था कि मैं इसका वेट कर रहा हूँ, वहां पे आके प्राइस अपना एविडेंस बनाएगी और यहाँ से प्राइस बहुत जबरदस्त वेव देती है। ये हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड बनती है बड़ी। उसका भी आपने ख्याल रखना है, ठीक है जी। अच्छा जी, एंड पे आखिरी जो 1-2 मिनट है उसमें हम अपनी वो ट्रेड्स और वो लेवल मार्किंग देख लेते हैं, जो जिसकी बेस पे हमने अपनी लॉन्ग टर्म ट्रेड्स ली हुई है, वीकली बाय किया हुआ है या डेली का बाय किया हुआ है। ठीक है, उसमें जो पहली ट्रेड हमारी चल रही है वो हमारी चल रही है बीटीसी पे। बीटीसी पे जो हमारी बाइंग थी, वीकली पे भी चल रही है मेरी और डेली पे भी उसने बताई थी, फोरकास्ट भी बताई थी कि आप ये ट्रेड ले सकते हैं। पहले वीकली की ट्रेड चेक कर लें। वीकली में ये सेटअप था जी, ठीक है। इसके दो टीपीस भी बताए मैं, पहला टीपी ये और दूसरा टीपी ये। दूसरा टीपी जो है ये हमने फिबोनाची की एक्सटेंशन से निकाला था, हालांकि ये ऑल टाइम हाई पे है, लेकिन फिब की जो एक्सटेंशन है उसके हिसाब से ये लेवल बन रहा था कि यहाँ तक प्राइस आ सकती है। और यहाँ पे जो डिफरेंट हमारी कंडीशंस थी उनके हिसाब से हमने वीकली पे बाय किया था। मैं आपको दिखा देता हूँ, लेकिन जो छोटी बाइंग है वो वीकली में कोई बहुत बड़े वॉल्यूम उस तरह के नहीं है जैसे पहले आते थे ना, उस तरह का वॉल्यूम नहीं है। लेकिन डेली पे इसने बहुत ज़बरदस्त और 4 आवर पे कंफर्मेशन दी हैं। तो वीकली की जो ट्रेड थी बेसिकली वो ये थी कि इन जगहों पे आके जो हमारी ईएमए की स्ट्रेटजी है उसके मुताबिक प्राइस ने यहाँ पे बाय बताया था हमें वीकली में। तो वो ट्रेड हमारी चल रही है 58,900 से, और इस वक्त प्राइस जो है वो 63,000 को टच कर चुकी है, 64 को भी टच कर चुकी है 2 दफ़ा। अच्छा, अब आ जाते हैं हम डेली पे या 4 आवर पे, जिसपे हमारी ट्रेड चल रही है। तो डेली पे ये बहुत ही ज़बरदस्त सेटअप बना था। ये देखें, ये हमारे पास क्लाइमैक्टिक एक्शन बार आया है। और ये किस जगह पे आया है, उसी जैसे आप ये देख रहे हैं ना कि प्राइस ने पूरी लिक्विडिटी स्पॉट की, इस स्पॉट से एक दफ़ा बाय हुआ है, उसकी पूरी लिक्विडिटी प्राइस ने ग्रैब की है। अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आया और उसका जो ब्रेकआउट हुआ है वो लो वॉल्यूम से हुआ है। ठीक है, तो इसके टेस्ट पे बाय किया था, लेकिन डेली के हिसाब से वो सेटअप नहीं था, हमने तो वीकली बेटर हुए थे। ये जो सेटअप दूसरा लिया था वो 1 आवर के हिसाब से था। वो सेटअप जो मैंने उस पे यूट्यूब पे भी शेयर किया था वो ये था, 2-3 चीज़ें उसमें बताई थी। ये सबसे बड़ा वॉल्यूम है 1 आवर में, उसका बना आपका हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप, यानी एक अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आया, उसका लो ब्रेक हुआ और प्राइस ने फिर उसका हाई ब्रेक किया ये मोमेंटम कैंडल से। तो जैसे ही मोमेंटम कैंडल से लो वॉल्यूम के साथ हाई ब्रेक हुआ, यहाँ से हमारी एंट्री है। इसी लो के नीचे डेफिनेट लो जो बन गया, उसके नीचे आपका स्टॉप लॉस है, और ये ट्रेड बहुत अच्छे प्रॉफिट में है इस टाइम। ठीक है, इसका टारगेट छोटा है वैसे, क्योंकि ये 1 आवर की ट्रेड है, तो इसका टारगेट मैंने आपको अभी समझाई है सारी बात, या स्ट्रक्चर लेवल या फिर आप अपने पिप्स खेल लें। तो स्ट्रक्चर लेवल पे इसको जाना चाहिए, क्योंकि इसने हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप बनाया है इस जगह पे। यूट्यूब पे मैं जो फोरकास्ट थी उसमें ये बताया था कि प्राइस अगर ये वाली ट्रिगर लाइन ब्रेक कर दे, तो यहाँ पे एक और लाइन भी थी, स्ट्रेट लाइन भी थी, इसके ऊपर प्राइस अगर निकल जाती है इसके ऊपर, तो भी आप बाय कर सकते हैं। ये बहुत सेफ बाइंग है इस जगह से। ठीक है, लेकिन उसके बाद अब ये सेटअप चल ही रहा था, तो प्राइस ने ये एक और अल्ट्रा हाई वॉल्यूम दे दिया, तो उसके ब्रेकआउट पे भी यहाँ से एक बड़ी जबरदस्त ट्रेड है। अब अगर किसी ने ये ट्रेड ली हुई है तो आप चाहें तो उसको ब्रेक इवन कर सकते हैं। यहाँ पे तो पीएनएल अपनी जगह पे लगा हुआ है, वैसे मैं इसको ब्रेक इवन कर चुका हूँ अब। तो जो वीकली का सेटअप है वो चलता रहेगा, डेली का सेटअप आप अपने इस हाई पे जाके क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, ये बड़ी अच्छी इसमें मूवमेंट आ गई है। जो दूसरी ट्रेड है जो कि हमारी डेली के एविडेंस पे थी, वो यूएसडी सीएचएफ की चल रही है, जो कि हमने लाइव ली थी ट्रेड ये डेली पे चल रही है। और ये जो है इसकी अभी मूवमेंट तकरीबन वैसी की वैसी ही है, यानी ये 100-150 पे जाती है, वहां से वापस आती है, फिर अब चल तो इसे चलना है, क्योंकि इसमें भी हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप कंप्लीट हो चुका है। ये हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप इसका भी बन चुका है, यानी प्राइस ने हाई ब्रेक किया, फिर प्राइस नीचे ब्रेक हुई, ब्रेक करने के बाद मोमेंटम कैंडल से इसने ब्रेकआउट दे दिया अंदर ट्रिगर लाइन के अंदर। इस कैंडल पे भी ट्रिगर लाइन के अंदर, यहाँ पे भी बड़ा अच्छा आया है, तो इसके टेस्ट पे हमने बाय कर लिया था डेली पे। और ये ट्रेड अभी चल रही है, और इंशाल्लाह उम्मीद इसकी यही है, किसने स्टॉप लॉस सेट करना होता है ये एफएमसी पे स्टॉप लॉस सेट कर देती। तो वहां पे अगर ये ट्रेड ने स्टॉप लॉस सेट नहीं किया तो बस अब ये ऊपर ही है, ये इसका पहला टारगेट ये है। तो इस तरीके से बस आपने अपनी जिस टाइम फ्रेम का एविडेंस मिल रहा है उसके पिप्स आपने काउंट करके उसका टारगेट लगा लेना है। स्ट्रक्चर लेवल काउंट कर लें या पिप्स काउंट कर लें, दोनों की एक ही बात है। चलें जी, क्लास अब जो है ये काफ़ी लंबा सेशन हो गया, इसको बंद करते हैं इंशाल्लाह, और फिर नेक्स्ट किसी सेशन में फिर दोबारा बात करते हैं।